30 साल की उम्र हो गई, टूटी टूटी कमर हो गई, ना ना नौकरी ना छोकरी ना गाड़ी ना घर, और करो थिएटर। एकदम ये एंथम बन गई है कुछ थोड़ी सी गोपाल जी। बड़ा हाथ मैं बताऊं आपको जाकिर का है। तो गोपाल जी आपके सामने 3-4 लाइन जरा पत्रकारों के लिए मैं पेश करना चाहता हूँ। अरे बिल्कुल जरूर। 40 के अधेड़ हो गए, हाँ, जनता बोली भेड़ हो गए, हाँ, इज्जत बेच के EMI पर अभी खरीदी कार, और बनो पत्रकार। वो दौर गोपाल दत्त ने दिखा दिया जिसमें सिनेमा हॉल तो खाली हैं लेकिन थिएटर भरा हुआ। थिएटर करना और थिएटर से सरवाइव कर जाना, मतलब इकोनॉमिकली, मतलब पैसे कमा लेना, वो बड़ा मुश्किल काम। क्यों है थिएटर गुर्बत में, मुझे ये बताइए। कि अगर थिएटर में इतना भी पैसा होता कि आप घर चला सकते, तो बहुत सारे एक्टर, बहुत सारे अच्छे एक्टर शायद थिएटर ही करते हैं। बहुत खूब। आपके लिए कितना आसान या कितना मुश्किल होता है अपने आप को डिटैच करना फ्रॉम द ऑडियंस रिएक्शंस? तो मैंने एक प्ले में देखा था, नसीर सर ने प्ले रोक दिया। हाँ। किसी की फोन की घंटी बजी, या बोले कि आप पहले इनको बाहर कीजिए तब आगे नाटक होगा। एक मजे की बात बताऊं आपको, हाँ। जब तक पैंडेमिक नहीं आया था, तो 94 से पैंडेमिक तक ऐसे कोई 6 महीने नहीं गए थे जब मैं स्टेज पे ना गया। गोपाल दत्त तिवारी का गोपाल दत्त बनना, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। क्यों? मैं इसमें यू डिलिबरेटली ट्राई टू फाइंड योर ट्राइब। मुझे बहुत फिल्में मैंने मना की, हाँ 10-12 तो होंगी, मतलब हाँ कि एक रोल है और हीरो का दोस्त। मैं थिएटर में घुस गया और थिएटर के थ्रू ही ये हुआ, TVF और ये सब। चाहता हूँ ये जो चुनाव होने वाले हैं, बिहार के चुनाव, इनको आप किस तरीके से देखते हैं? कौन सी पार्टी जो है आपको लगता है कि वो मजबूत? देखिए, बात ऐसी है कि जितना भी जो निचला तबका है उसकी अगर मैं बात करूं क्या ये बात सच है, जब हम लोग जितने भी कॉमिक रोल्स जो लोग करते हैं उनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं या जानते हैं, तो ऐसे पता चलता है कि ये दुनिया को हंसाते हैं लेकिन व्यक्तिगत रूप से ये हैं बहुत संजीदा इंसान। हाँ, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि विट जो है वो बहुत इंटेलिजेंस से ही आता है। एक ऐसा गाना था जो गोपाल जी ने गाया, उसमें मैं हंस हंस के लोटपोट हो गया, क्योंकि वो कहानी है एक शागिर्द की अपने गुरुजी के लिए। आप तो मैं गोला गुरुजी, आप तो मैं गोला, आप सामान में झोला गुरुजी। गोपाल दत्त जी, बहुत बहुत स्वागत आपका द रेड माइक में। थैंक यू, बहुत मज़ा आया। मतलब आपसे मिलके अभी जितना शुरू में मिले उसी में बहुत मज़ा आ गया। बट हाँ, लेट्स स्टार्ट। और करो थिएटर, और करो इसको तो एकदम ये एंथम बन गई है कुछ थोड़ी सी गोपाल जी। मतलब मैं आपका एक प्ले लिटिल थिएटर्स ग्रुप में देखने को मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ, और सबसे ज़्यादा हैरानी ये देख करके हुई कि अक्सर ये कहा जाता है कि थिएटर अब कोई नहीं देखता। वो दौर गोपाल दत्त ने दिखा दिया जिसमें सिनेमा हॉल तो खाली हैं लेकिन थिएटर भरा हुआ है। और करो थिएटर के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या ये आया कहाँ से? तो पहले तो ऐसा है कि मतलब मुझे लगता है कि वाकई आप जैसा कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अभी लाइव परफॉर्मेंसेस की तरफ ऑडियंस आना शुरू हो गई है, और दुर्भाग्य है कि सिनेमा हॉल खाली है। तो उसी दौरान ये शो बना और करो थिएटर। और ये क्या था कि जो मैंने बहुत सारे नाटकों के लिए गाने लिखे, अलग बच्चों के भी और बड़ों के भी, बहुत सारे प्लेस के लिए। और जो महफ़िलें होती थी आफ्टर द शो और आफ्टर द रिहर्सल, जो महफ़िलें होती थी उसमें अक्सर हम ये गाने गाते थे। तो लोगों ने कहा कि यार ये तो बड़े मज़ेदार गाने हैं, और इसमें बहुत बड़ा हाथ मैं बताऊं आपको जाकिर का है, जाकिर खान जो जाकिर खान, हाँ जी, स्टैंड अप कॉमेडियन जो है,
उन्होंने बोला भाई ये इतने अच्छे गाने हैं, आप इसका शो क्यों नहीं करते? तो मैंने कहा शो मतलब? बोले ये शो है, आप समझ नहीं रहे हो। तो मैं बहुत कन्विंस नहीं था, बट उन्होंने बोला एक काम करते हैं, दोस्तों के लिए एक छोटा रूम बुक करते हैं, एक छोटा 30 सीटर एक परफॉर्मेंस के लिए एक रूम बुक करते हैं और अपने कुछ जानने वालों को बुलाते हैं और आप कीजिए ये शो, आपको पसंद आएगा तो आगे करना, नहीं तो मत करना। तो और उन्होंने ये रूम बुक किया और सब लोगों को बोला और गाने गाए तो लोगों को बहुत मज़ा आ गया और लोगों ने बोला ये तो बहुत अच्छा शो है। हाँ। और लकीली उसी ऑडियंस में एक मेरी दोस्त की दोस्त हैं जो सिंगापुर में एक थिएटर फेस्टिवल करती है, दस्तक नाम का, जो 10 नाटकों का, 10 छोटे नाटकों का एक वो है कंपटीशन। हाँ। कंपटीशन। अच्छा। हाँ। तो उन्होंने बोला कि आप ये दस्तक में कीजिए, नॉट इन द कंपटीशन बट हर परफॉर्मेंस के बाद इससे हम ख़त्म करेंगे। तो हम सीधा उसके बाद सीधा फिर हमने 5 शो जो है सिंगापुर में किए। हाँ। और उसके बाद तो फिर लोगों को पसंद आ गया, तो चल रहा है। नहीं, इट्स एन इंटरनेशनल रेज। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान में ही। मैं आपका इंस्टाग्राम फीड देखता हूँ तो उसमें आप तो वर्ल्ड टूर पर ही दिखते हैं और करो थिएटर को लेकर के। गोपाल जी, और करो थिएटर का जो पूरा टोन है, 30 साल की उम्र हो गई, टूटी टूटी कमर हो गई, ना नौकरी ना छोकरी ना गाड़ी ना घर, और करो थिएटर। ये जो पूरा टोन है, हाँ, ये सेल्फ डेप्रिकेटिंग है। मतलब अपने आप की और करो, आए थे बड़ा, ये वाला जो टोन है, ये कितना आपके अपनी लर्निंग्स और अपने एक्सपीरियंसेस पे आधारित है और कितना आपने ऐसे ही लिख दिया, क्रिएटिव जूसेस फ्लोइंग? नहीं, ये तो इसमें ये सारा ही भोगता हुआ है, भोगा हुआ सत्य है ये सारा ही। क्योंकि इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है कि थिएटर करना और थिएटर से सरवाइव कर जाना, मतलब इकोनॉमिकली, मतलब पैसे कमा लेना, वो बड़ा मुश्किल काम है। तो वो जो भी उसमें लिखा हुआ है वो सब भोगा हुआ सत्य है। दूसरा सत्य ये भी है, मैं आपको बताऊं इंटरेस्टिंग बात, कि मैं बहुत सारे अपने दोस्तों से बात करता हूँ कि अगर थिएटर में इतना भी पैसा होता कि आप घर चला सकते, तो बहुत सारे एक्टर, बहुत सारे अच्छे एक्टर शायद थिएटर ही करते हैं। बहुत खूब, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। जबकि आप सोचिए, थिएटर को वो इज्जत दी जाती है एटलीस्ट चाहने वालों में कि ये थिएटर बैकग्राउंड के हैं जी। इनकी एक्टिंग देखिए कितनी बढ़िया है, नफीस है, फिनेस कितना अच्छा है, ज़रूर थिएटर बैकग्राउंड के होंगे। बात ऐसी होती है, लेकिन भद्द पिटी हुई है अगर आप सही में उसको परस्यू करते चले। करेक्ट, क्योंकि वो और क्यों है थिएटर गुर्बत में, मुझे ये बताइए। मुझे लगता है हमने उस तरह से उसको एज अ प्रोफेशन कभी देखा ही नहीं। या तो हमारे देश में वो एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल हुआ, या एक फोक आर्ट की तरह इस्तेमाल हुआ, कि फोक आर्ट की तरह ही था हमेशा से, कि लोग आएंगे और देखेंगे और उसमें कोई पैसे का लेन देन कभी था ही नहीं। तो हमने उसको प्रोफेशनल एंगल से कभी देखा ही नहीं, जैसा वेस्ट में है। जैसे अगर आप ब्रॉडवे म्यूजिकल्स देखें या उनके प्लेस देखें, वहाँ जो कर रहे हैं लोग, उनके पास फुर्सत ही नहीं है। वो मतलब मैंने जब लायन किंग देखा था तो वो कह रहे थे कि इसी ऑडिटोरियम में वो 13 साल से चल रहा है। अरे बाप रे। या फैंटम ऑफ द ओपेरा जो ब्रॉडवे है, वो लंदन में एक ही थिएटर में 17 साल से चल रहा है। तो उस तरह से हमने कभी देखा नहीं। तो मुझे लगता है थोड़ा प्रोफेशनली देखने की ज़रूरत है। और जैसा कि आप कह रहे हैं, अब लोग अवेयर हैं, टिकट लेके आते हैं, हम लोग शो डालते हैं तो बुक हो जाते हैं पहले ही। तो मुझे लग रहा है धीरे धीरे वो चेंज हो रहा है और होना चाहिए। आपका एक शो देखा था मैंने, जिसमें आपने वो खचाखच भरे हुए ऑडिटोरियम को देख करके ये बोला कि बड़ा अच्छा लग रहा है कि ऑडिटोरियम भरा हुआ है। एक दिन वो भी था जब स्टेज पर लोग ज्यादा थे और ऑडियंस में एक जोड़ा आया था, एक कपल। जी, उसका किस्सा सुनाइए। हाँ, तो हम एक नाटक है पार्क मानव कौल का, उसमें
कास्ट एंड क्रू मिला के कोई 12-13 लोग होंगे, मतलब कि जो कोई लाइट कर रहा है, कोई कौन बैक स्टेज कर रहा है सब। और एक नया वेन्यू था साठे कॉलेज मुंबई में, हमने वो शो डाल दिया वहाँ, और जिस दिन शो था उस दिन 2 लोग आए थे और वो भी कपल। तो अब हमने उनसे पूछा कि आप 2 ही लोग हैं, आप बताओ अगर आपको देखना है तो हम करते हैं, नहीं तो आप अपने टिकट के पैसे वापस ले लीजिए और क्या। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, हम तो देखने आए और हमको देखना है। तो हमने 2 लोगों के लिए पूरा नाटक। क्या बात, 2 लोगों के लिए 2 लोग 12 लोगों ने। अच्छा, सिनेमा हॉल में तो ये चीज होती है कि हमने देखा है कि सिनेमा हॉल खाली है, 3-4 लोग बैठे हुए हैं या 2 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन वहां पर ये कम से कम कोई लाइव एक्टर नहीं है, वो स्क्रीन पर चल रहा है। हाँ। यहाँ आपके लिए वो सेंटिमेंट कैसा था जब आप देख रहे थे कि हम 12 लोग 2 लोगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? हाँ, तो वो एक्चुअली वो एक एक्सपीरियंस था। हमें भी थोड़ा शुरू में हमें बड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब द मोमेंट आप घुसते हो नाटक में, फिर तो आप भूल जाते हो ना कि कौन सामने कौन देख रहा है, क्या देख रहा है। तो शुरुआत में ऐसे थोड़ा ऑकवर्डनेस थी, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा शो फ्लो में। हाँ, एक थिएटर आर्टिस्ट को कितना ज़रूरी होता है ऑडियंस जो बैठी हुई हैं उनसे एंगेज करना, या फिर आपको डिसएंगेज होना पड़ेगा? जब आप परफॉर्म करते हैं तो मैंने देखा है, और करो थिएटर तो पूरी तरीके से ऑडियंस एंगेजमेंट पर है। हाँ, वो टू एंड फ्रो चल रहा है। करेक्ट। एक दिन तू भी यही करेगा तो ऑडियंस बोल रही है टू बी और नॉट टू बी करेगा जी। लेकिन ये क्या हर समय होना ज़रूरी है? नहीं, वही मैं कहना चाह रहा था कि वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्ले कर रहे हैं। कुछ नाटक ऐसे होते हैं जिसमें आपको वो 4th वॉल ब्रेक नहीं करनी होती, लेकिन कुछ में आप करते हैं। व्हाट इज 4th वॉल? 4th वॉल इज जैसे कि मंच जो है ना, वो अगर एक सीन है कमरे का, तो ऑडियंस इज द 4th वॉल। हाँ, तो अगर मैंने यहाँ कुछ नहीं है और मैं ऑडियंस को देख नहीं रहा हूँ, अगर मेरे सबकॉन्शियस में भी होना चाहिए कि ऑडियंस है, बट मेरे कॉन्शियस में मेरे सामने ऐसे कुछ, मेरे लिए ये कमरा ही है। अगर मैं ऑडियंस को देखने लगूंगा मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। तो व्हेन यू टॉक टू द ऑडियंस, तो उसको कहते हैं ब्रेकिंग द 4th वॉल। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। तो वो 4th वॉल ब्रेक करना किसी नाटक के उसमें डिज़ाइन में होता है और मोस्टली नहीं होता। तो एक स्टैनिस्लॉवस्की का टर्म है जिसको वो कहते हैं पब्लिक सॉलिट्यूड, कि आप ऐसे परफॉर्म करो कि जैसे कोई है ही नहीं पब्लिक में, आप हो पब्लिक में लेकिन आप अकेले हो। तो वो टर्म है पब्लिक सॉलिट्यूड, वो एक्टर्स को सीखना होता है। बहुत खूब। हाँ। इनफैक्ट देखिए, उसमें तो आसान है, सिनेमा में तो है ही नहीं। हाँ, सिनेमा तो आपको पता ही नहीं। जैसे आप वो कह रहे थे ना, नाटक देखते हो हमें तो पता चल रहा है ना 2 ही लोग देख रहे हैं। सिनेमा करते हुए मुझे क्या पता कितने लोग देख रहे हैं, कितने नहीं देख रहे हैं। हाँ। तो आपके लिए कितना आसान या कितना मुश्किल होता है अपने आप को डिटैच करना फ्रॉम द ऑडियंस रिएक्शंस? जैसे सपोज आपकी किसी बात पर ऑडियंस हंस दी, या फिर द वेरी इरिटेटिंग फैक्ट कि आप कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, इतने में फोन की रिंगटोन बज गई, या कोई उठ के चला गया, या चहल पहल हो रही है, या आपस में लोग फुसफुसा रहे हैं, ये सब एक एक्टर को डिस्टर्ब करता होगा। वही इसी के लिए तो ये सीखना पड़ता है पब्लिक सॉलिट्यूड। हाँ। लेकिन वो जब फोन की घंटी बजती है वो टूट जाता है। मतलब फोन, आप आपस में लोग बात कर रहे हैं तो आप इग्नोर कर सकते हैं, बट फोन की घंटी आप कैसे इग्नोर करोगे? तो मुझे लगता है थिएटर की सबसे ज़्यादा जो ऑडियंस की इरिटेटिंग बात यही है कि 1000 बार कहने के बाद भी किसी ना किसी का फ़ोन बजता है। और मतलब नसीर सर ने, तो मैंने एक प्ले में देखा था, नसीर सर ने प्ले रोक दिया। किसी की फ़ोन की घंटी बजी, उन्होंने प्ले रोक दिया, बोले कि आप पहले इनको बाहर कीजिए तब आगे नाटक होगा। बाप रे। हाँ, तो मुझे लगता है कि उतना सख्त कदम उठाने पड़ते हैं ताकि ऑडियंस थोड़ा, बिकॉज नाटक क्या है, नाटक सिर्फ एक्टर्स नहीं कर रहे होते, नाटक बनता है एक्टर और ऑडियंस के बीच के शेयर्ड एक्सपीरियंस से। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि एक हाथी, अगर मैंने स्टेज पे बोला, अब वो हाथी ऑडियंस के दिमाग में बनना चाहिए।
वो नहीं बनेगा तो ये नाटक कभी हो ही नहीं पाएगा। तो जो मैं शब्द दे रहा हूँ उस शब्द से वो चित्र बनाते ऑडियंस, और वो चित्र तभी खूबसूरत बनेगा जब वो पूरा सुनेंगे और कंसंट्रेशन से सुनेंगे, और तभी वो नाटक होगा, नहीं तो वो बनेगा ही नहीं नाटक। मैं कुछ कह रहा हूँ, मैंने कोई शब्द दिया, आपने वो चित्र बनाया ही नहीं, तो नाटक होगा ही नहीं, कनेक्ट नहीं हुआ ही नहीं नाटक। हाँ, तो इस मायने में आप चाहते हैं कि वो फोर्थ वॉल ब्रेक हो, हाँ। कि लोग उसको अब्सॉर्ब करें। लेकिन कुछ कुछ प्लेज ऐसे हैं, आप कह रहे हैं, जिसमें आपको ऑडियंस के मौजूदगी को इग्नोर करना, तभी आप वो थिएटर कर सकते हैं, वरना वो हो नहीं पाएगा। बिल्कुल। आपको अगर मैं, जैसे कौमुदी एक नाटक है हमारा, उसमें ग्रीन रूम के सीन है, तो ग्रीन रूम मतलब एक छोटा सा ग्रीन रूम ही है। अगर मैं उसमें ऑडियंस देखने लगूंगा तो ये कभी ये सीन हो ही नहीं पाएगा। तो हमको वो भूलना पड़ेगा कि यहाँ कोई है, यहाँ पे एक वॉल है। ये है बात। ये आपने नसीर सर वाली बात बड़ी ज़बरदस्त बताई कि वो एक उनके अंदर भी एक ठसक है कि ये मैंने मान लिया, ये मैं मानता हूँ सही है, और बाकी कुछ वेंसडे का उनका जो डायलॉग था, ये एक्सेप्टेबल नहीं है ना, वो मना कर देते हैं करने से, और वो उसको कुछ लोग रूड भी मानते हैं। अब ये एक्सट्रीम स्टेप जो है गोपाल दत्त जी, आपको लगता है कि थिएटर करने वाले अफोर्ड कर सकते हैं? यदा कदा तो लोग आते हैं, हाँ। उस पे आप उनको हड़का और दें। नहीं, देखिए बात यह है कि अगर आप नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो शुरू में ही कह रहे हैं आपसे कि फ़ोन आप साइलेंट पे कर लीजिए। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आप मत देखिए नाटक। अगर आप 1.5 घंटे या 1 घंटे या 2 घंटे, उतनी देर भी आप फ़ोन साइलेंट पे नहीं कर सकते, मत देखो, तो आप मत देखिए। या आप साइलेंट पे रख के देख के आप बाहर जा सकते हैं ना, हाँ, हल्के से, हाँ। आप घंटी ना बजे, क्योंकि देखिए एक्टर जो है ना, वो एक पूरा वर्ल्ड क्रिएट कर रहा है आपके सामने, बहुत खूब, और आप अपनी 1 घंटी से वो तोड़ देते हैं। और सिर्फ आप अपने लिए नहीं तोड़ते या एक्टर के लिए नहीं तोड़ते, आप पूरी जनता के लिए तोड़ देते कि मैं आपको एक यात्रा पर ले जा रहा हूँ। हाँ। मैंने बोला कि हम लोग एक हवाई जहाज में हैं, और सब लोग हैं, क्योंकि ऑडियंस तो मानने के लिए ही आती है थिएटर में। हाँ। और एक और टर्म है स्टेनिस्लवस्की का, उसको वो बोलते हैं सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। ऑडियंस आती है सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ के साथ कि सब बिलीव करें, डिसबिलीव कुछ है ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये समंदर है, तो ऑडियंस मानने के लिए है कि ये समंदर है। तो आप वो ब्रेक कर रहे हो अपनी 1 घंटी की वजह से। तो और सिर्फ मेरे लिए नहीं कर रहे हो, आप पूरे ऑडिटोरियम के लिए कर रहे हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि, और हड़कानी जैसी बात नहीं है इसमें। मतलब ये रिक्वेस्ट ही, हम तो शुरू से रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं सुनते और बीच में ब्रेक करते हैं, तो वो। अच्छा, एक बात बताइए, गोपाल जी के साथ ऐसा हुआ है कभी कि आप एकदम खींच गए हो किसी पर या किसी सिचुएशन पर? हालांकि यू आर ब्लेस्ड विद कॉमिक टाइमिंग, तो ऐसे लोगों के साथ ये होता है कि वो खींच भी बड़े मजाकिया अंदाज से निकलेगी, लेकिन हर बार नहीं। लेकिन आपका अनुभव क्या रहा? तो मैं आप ही की बिरादरी के लोगों से एक बार हमारी खींच हो गई। हम लोग एक प्ले कर रहे थे भारत भवन में। अच्छा। अब वो जो पत्रकार लोग हैं, जो जैसा कि उनको लगता है कि ये तो हमारा तो अधिकार है, हाँ, है ना, हाँ। तो ये भारत भवन का स्टेज कैसा, हाँ। तो बिल्कुल अभी अगर मैं यहाँ पे एक्टिंग कर रहा हूँ तो कोई बिल्कुल ही एकदम ही चेहरे के पास आके फोटो खींच रहा है। तो 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, फिर हमारे डायरेक्टर को आके बोलना पड़ा कि भाई हम लोग अलग से फ़ोटो खिंचवा लेंगे नाटक के बाद, अभी आप मत कीजिए, अभी आप चले जाइए, और हम अभी तो नहीं किए। तो हम बहुत गुस्सा आया हमको, क्योंकि हम प्ले कर रहे हैं, बिल्कुल मुंह पे आगे को खिचिक से, और वो भी लाइट्स, फ्लैश लाइट मार के फ़ोटो खींच रहा है। तो हमने थोड़ी देर नाटक रोक दिया, फिर वो गए, फिर नाटक शुरू हुआ, और अगले दिन अखबारों में हमारी खूब बुराई छपी। अच्छा, ये भी हेगड़ी है ये मीडिया वालों की, हमें कैसे रोक दिया? हाँ, हमें कैसे रोका। बट हमारा ये था कि भाई आप अभी मत कीजिए, हम अलग से फ़ोटो दे देंगे, बट नहीं। और अगले दिन अखबार में खूब की, बहुत ही
साधारण नाटक था और एक्टर्स बहुत एरोगेंस के साथ वो कर रहे थे। तो एनीवेज ये तो आपने मेरी बिरादरी का ही मजाक उड़ा दिया। देखिए, हर इंसान ऐसा नहीं होता। बिल्कुल नहीं। जैसे कि कई एक्टर्स ऐसे देखने को मिलते हैं कि किसी पर थप्पड़ रसीद दें या हाँ। खुंदक में रहें, लेकिन हर एक्टर ऐसा नहीं होता। करेक्ट। वैसे ही हर पत्रकार भी बिल्कुल बिल्कुल मैं मानता हूँ। बट गोपाल जी, कुछ एक थिएटर का, हाँ। एक तो ये 2 ऑडियंस वाला आपने बताया, हाँ। इसके अलावा कोई एक ऐसी गजब की रोचक चीज जो आपने महसूस की हो? जैसे मैंने आपके और करो थिएटर में एक चीज ये महसूस की, आपकी कॉमिक टाइमिंग गजब की है, जिसमें आप जब और करो थिएटर में जब सस्पेंस बिल्ड करते हैं तो उसमें बीच बीच में आप कुछ चीजें शगुफे की तरह छोड़ते हैं, जैसे कि और करो थिएटर बेस्ड ऑन नोएडा वाला प्लॉट। ये आपका हर बार चेंज होता रहता है जी। ये कैसे करते हैं और क्यों करते हैं? व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट फॉर गोपाल दत्त? नहीं तो वो जो पॉपुलर ये है ना, जो हम लोग रोज झेलते हैं कि चाय पियो, वड़ा पाव खाओ, तो वो मैंने जैसा कि बोला कि ये भोगा हुआ सब है कि थिएटर में क्या ही होता है, रिहर्सल का ब्रेक होगा तो आप चाय पियोगे, समोसा खाओगे, यही है। तो वो क्योंकि वो इतना सच है और इतना रिलेटेबल है तो लोगों को मज़ा आ जाता है वो सुन के। जिसने भी एक बार भी थिएटर किया है, जो 5 दिन के लिए भी रिहर्सल पे गया है, उसको पता है कि ये सब सच है, तो वो सच कहना ज़रूरी है। तो वो मेरे ख्याल से क्योंकि वो सच है इसीलिए लोगों को उसमें हंसी और मज़ा आता है। अच्छा, ये सिर्फ थिएटर के लोगों को आ रहा है या आपके इस लिव्ड एक्सपीरियंस को लोग भी जी रहे हैं? अलग अलग प्रोफेशंस के लोग। करेक्ट, अलग अलग प्रोफेशंस के लोग, क्योंकि वो स्ट्रगल सबका सेम है देखिए। और जैसे मुझे बहुत सारे लोग भेजते रहते हैं कि और करो सीए, और करो इंजीनियरिंग, और करो, ये सब भेजते रहते हैं। तो वो क्योंकि सिचुएशंस तो सबकी एक जैसी है ना, कि वो सभी को रिलेट होता है कि 30 साल की उम्र हो गई कि घिस रहे हैं आप अपने आप को, तो वो रिलेटेबिलिटी काफ़ी है उसमें। दर्शकों को ये बता दें कि गोपाल जी की एक बहुत ज़बरदस्त नई फिल्म आई है, आप लोग ज़रूर देखिएगा, वेल डन सीए साहब। उसमें गोपाल जी ने एक सीए का किरदार निभाया है और उसको निभाने के लिए आपने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट किस किस चीज़ से गुजरता है वो आपने फर्स्ट हैंड और पहली बार महसूस किया। और मैं उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ और मैं पढ़ाता भी हूँ। तो मैं जो नए बच्चे सीए करना चाहते हैं उनकी कोचिंग क्लास भी लेता हूँ और मैं बहुत पॉपुलर टीचर हूँ। तो उस दौरान मुझे पता चला कि ये बहुत मुश्किल काम है सीए बनना, बहुत पढ़ना पड़ता है। इनफैक्ट फिल्म में एक सीन भी है कि आपके वज़न से कई ज़्यादा वज़न की किताबें पढ़नी पड़ती हैं आपको हर साल कि 3rd ईयर में वो उसमें एक सीन है, वो नाप के बताता है 52 किलो किताबें पढ़नी पड़ती। तो मुझे पता चला कि बहुत कठिन काम है सीए बनना और अच्छी फिल्म है। कैसे हुई ये फिल्म? एक आदित्य त्रिवेदी हैं, अहमदाबाद के सीए हैं वो भी, लेकिन वो अब थिएटर करते हैं। ओहो। हाँ, वो खुद भी नाटक तो दो पैशन को जोड़ने वाला एक इंसान मिल गया आपको। एक इंसान मिल गया और उन्होंने मुझे बोला मैंने ऐसी एक स्क्रिप्ट लिखी है और मैं चाहता हूँ कि आप एक बार पढ़ें। तो मैंने पढ़ी, मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है, ये वर्ल्ड बहुत अच्छा है, एकदम नई दुनिया है, क्योंकि इंजीनियर्स के बारे में, डॉक्टर्स के बारे में इतनी फिल्म, इतनी सीरीज़ बन चुकी हैं। सीए के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है कि उनका क्या स्ट्रगल है, उनकी क्या पढ़ाई है, किस तरह से एग्ज़ाम होते हैं। जैसे मुझे उसी दौरान पता चला कि उसमें कोई एज लिमिट नहीं है और उसमें कोई आप अटेम्प्ट करते जाओ जब तक आप, और 3 एग्ज़ाम होते हैं, प्राइमरी, फिर इंटरमीडिएट, फिर फाइनल। तो वो जैसे आपने, कई लोग इंटरमीडिएट पे रुक गए, अब वो फाइनल हो ही नहीं रहा है। जब तक फाइनल नहीं होगा आप सीए नहीं बन सकते। तो मान लीजिए पहले के 2 अटेम्प्ट आपने फटाफट कर लिए, फिर उसके बाद 5 साल लग गए, 6 साल लग गए, हो ही नहीं रहा है। तो वो अलग एक दुनिया है वो उनका। इसलिए तो बहुत अच्छा मुझे वो जो शूटिंग लिखा कहाँ की आपने?
अहमदाबाद में ही की मोस्टली। अच्छा, हाँ जी। क्योंकि दिल्ली में तो एक सीएस का हब है, लक्ष्मी नगर। हाँ। तो लेकिन ये लोग अहमदाबाद के थे, राइटर भी अहमदाबाद, प्रोड्यूसर्स भी अहमदाबाद के थे, और अहमदाबाद में भी एक बड़ा इंस्टीट्यूट है। करेक्ट। तो वहाँ इसीलिए वो वहीं बेस करके ये शूट बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ेदार। तो ये सिनेमा घरों में है अभी। हाँ, तो लोगों को बिल्कुल जा करके देखनी चाहिए। वेल डन सीए साहब। और जो लोग गोपाल जी के हुनर से परिचित हैं उनको ये पता होगा कि जो रंगमंच पर या स्टेज पर इतना अच्छा एंटरटेन कर सकते हैं वो अपने सिनेमा में किस तरीके से करेंगे। इज इट कॉमेडी, इज इट सीरियस, इज इट ड्रामा? इट्स अ ड्रामा। बहुत मतलब सारे इमोशंस हैं। हाँ, सारे इमोशंस हैं। और बेसिकली 3 स्टूडेंट और एक टीचर के रिलेशनशिप की कहानी है कि वो कैसे एक टीचर है जो बहुत पॉपुलर है, फिर वो एक पॉइंट के बाद पढ़ाना छोड़ देते हैं, फिर क्यों छोड़ देते हैं उन, और वो गायब हो जाते हैं, फिर ये 3 स्टूडेंट ढूंढ रहे हैं उनको। तो वो कहानी है। बहुत खूब। हाँ। गोपाल जी, आपका जो एसोसिएशन एक प्रोडक्शन हाउस से रहा है, द वायरल फीवर, टीवीएफ के भी एपिसोड्स में मैंने एक चीज़ ये नोटिस की है अक्रॉस ऑल सीरीज, कि वो एक इस तरीके के मेंटर, फलाने भैया, हाँ, ये भैया, संदीप भैया, जीतू भैया, इस तरीके के एक मेंटर भैया होते हैं। तो आपको लगता है ये कुछ उसी तरीके की चीज़ है जो तुरंत एक स्टूडेंट से रिलेट करती है कि मेरा मेंटर, ऐसे ही थे मेरे मेंटर? करेक्ट। एक्चुअली क्या होता है कि स्टूडेंट डेज में आपका कोई ना कोई टीचर या कोई सीनियर होता ही है जिसको आप यू लुक अप टू, तो वो इसलिए वो बहुत रिलेटेबल हो जाता है। जैसे हमारे ड्रामा स्कूल में भी बड़े सारे टीचर्स थे जो, जब मैं आया तो मुझे, तब तक मैं नैनीताल में जो नॉर्मल स्कूलिंग में तो आपका टीचर से उस तरह का कुछ होता नहीं है ज़्यादा, वो आते हैं, पढ़ाते हैं, वो चले जाते हैं अपने घर, आप अपने घर। बट ड्रामा स्कूल में ऐसे टीचर मिले तो मुझे पहली बार लगा कि एक टीचर भी दोस्त हो सकता है। जैसे हमारे एक टीचर है रॉबिन दास, बहुत पॉपुलर टीचर है, वो सबके दोस्त हैं और वो ब्रिलियंट टीचर है, और उनका बिल्कुल जो तरीका है पढ़ाने का वो बिल्कुल ही अलग तरीका है। जैसे वो कभी बोलेंगे कि आज चाय की दुकान पे करते हैं क्लास। अच्छा। हाँ, आज यहाँ नहीं, कमरे में बैठ के नहीं करेंगे, तो चाय की दुकान पे क्लास हो रही है। तो जैसे वो रिहर्सल भी करवाते थे तो रात भर रिहर्सल करवाते थे पूरे खुले ग्राउंड में। तो उनका कब की बात है? एनएसडी के दौरान, यानी कि 1996 टू 99। यस। तो वैसे तो मंडी हाउस रात में कौन सी चाय की दुकान खुली थी मंडी हाउस में? एनएसडी के अंदर। ओहो। आपका एनएसडी का एक किस्सा है जिसमें आपको एनएसडी के एक कुक से बड़ी शिकायत थी, जिसमें आपका ये कहना था कि ये परपेचुअली अंडर ट्रेनिंग कुक है। स्टीवन स्पीलबर्ग जो है उसने एक असाइनमेंट दिया है। ये कहाँ से पता चल गया? उस कुक का किस्सा बताइए। तो हम लोग क्योंकि यंग लोग सब, और बहुत भूख भी होती थी उस वक्त, और मेस का खाना, मैं कह रहा हूँ मेस, आप कहीं भी आप मेस का खाना खा लीजिए दुनिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट में, 15 दिन में आप बोर हो जाते हो। तो आपको लगता है ये क्या है। और अब हम होटलों में रहते हैं, 5 स्टार होटल्स में भी रहते हैं शूटिंग के लिए, तो वहाँ भी सेम होता है। 15-20 दिन में आपको पता चल जाता है यहाँ पे वो रखा होगा, यहाँ पे दाल रखी होगी, और खाना नीरस होता है, नीरस, कोई कैरेक्टर नहीं है उसका। हाँ, आप बोर हो जाते हो। हाँ। तो ऐसे ही मेस का भी तो हमारे एक कुक थे भोला भाई, तो मैंने एक दिन अपने दोस्तों को बोला कि उसने बोला यार ये कितना ख़राब खाना है। मैंने बोला असल में वो कुक नहीं है, वो एक एक्टर है जिनका स्पीलबर्ग ने बोला कि 40 साल आपकी वर्कशॉप चलेगी, कुक की एक्टिंग करनी पड़ेगी। जब 40 साल हो जाए फिर इनको स्पीलबर्ग फिल्म में कास्ट कर लेगा। ईटी का रोल। ईटी का रोल। ओफो। खैर वापस लौटते हैं। एनएसडी रात भर की वर्कशॉप है, जो रिहर्सल रात भर की। हमने एक प्ले किया था मृच कटिकम, वो रॉबिन सर ने ही डायरेक्ट किया था। रात भर रिहर्सल होती थी, और ऐसा नहीं कि कमरे में, खुले में, ग्राउंड में, कि वो बहुत अलग टीचर है। मतलब उनसे
सीखना वो ब्लेसिंग है वो, कि आप वो बोलते थे कि इधर से घोड़े से आ रहे हैं तो आप दौड़ते हुए आ रहे हैं, इधर से सिपाही आ रहे हैं तो पूरा कैंपस रिहर्सल ग्राउंड हो जाता था कि, और तो बड़ा अलग था वो। आप इन लोगों के टच में हैं? बिल्कुल, सबके नहीं, लेकिन जैसे रॉबिन सर से बीच बीच में बात हो जाती है, और सबके नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों के टच में हैं। और एनएसडी में क्या होता है कि आप एक परिवार जैसा ही है वो, तो आप मिलते ही रहते हो, आप जिस भी शूट पे जाते हो कोई ना कोई आपका सीनियर जूनियर होता ही है, तो एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, वो फ़ायदा बहुत बड़ा। ये कितना ज़रूरी है गोपाल जी एक एक्टर के लिए, इस तरीके की नींव होना, ये कितना ज़रूरी है? क्योंकि आप जानते हैं एक्टर तो वायरल फोटो जिम जाते हुए, जिम से निकलते हुए ये भी एक्टर हैं, हाँ, ठीक है ना, लेकिन ऐसे इस सब के बीच में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा अपने आप को कहाँ पाता है? देखिए मुझे बाकी नहीं पता, बट मैं अपने रेफरेंस से बता सकता हूँ कि मैं नैनीताल से आया था, जो कि एक बहुत ही छोटा शहर है, और तब होगा, अब थोड़ी है, अब नहीं है, तब था। हाँ। शहर तो अभी भी छोटा है, भीड़ ज़्यादा है अब। तो और मेरे लिए एनएसडी आना मतलब एक दुनिया खुलने जैसा था, कि इतना एक्सपोजर, इतना ऐसे बड़े बड़े लोग। उससे पहले आपने कभी एक्टिंग नहीं की थी? नहीं, मैंने की थी, मैं वहीं थिएटर करता था नैनीताल में, बट जो जिनके नाम आपने सुने हैं वो आपके, जैसे रॉबिन दास का नाम हमने सुना था, अंकुर जी हमारे एक टीचर हैं, वो उनका नाम बहुत सुना था, वहाँ आके आप उनसे मिल रहे हो और बिल्कुल दोस्तों की तरह मिल रहे हो, तो मेरे लिए तो वो एक्सपोजर इतना बड़ा था कि दुनिया खुलने जैसा था। मुझे लगता है कि उस लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है कोई भी इंस्टीट्यूट। और फिर वो आपको, जब हमारे ज़माने में 60 स्टूडेंट होते थे, तो 60 अलग अलग तरह के लोगों से डील करना सिखाता है ना। कोई बहुत ही अच्छा है, कोई बहुत ही चंट है, तो उन लोगों से डील करना, उसके बाद आप वो तैयारी है दुनिया में जाने के लिए, तो उस लिहाज से मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिर आप अलग अलग तरह के, अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग लोगों की एक्टिंग स्टाइल, उनका गाना, उनके फोक फॉर्म्स, ये सब सीख रहे हो, तो वो तो वैरायटी आप अकेले भी कर सकते हो, बट ये जो एक्सपोजर है वो नहीं मिलेगा आपको। इसने कितना हेल्प किया आपको आगे के दिनों में? बहुत हेल्प किया। जैसे मैं एक्सपोजर से ही बताता हूँ, हमारे म्यूज़िक क्लास में क्या होता था पता है, बहुत इंटरेस्टिंग था वो, कि 20 लोग हैं और हर स्टूडेंट, हर बच्चा अपने यहाँ का एक फोक सॉन्ग बाकी सबको रटाएगा, याद कराएगा। हाँ, तो मैं पहाड़ी गाना सबको सिखा रहा हूँ, कोई मल्लू गाना सिखा रहा है मुझे, कोई छत्तीसगढ़ी सिखा रहा है, तो ऐसे, तो ये आपको बिना ट्रेनिंग के नहीं मिल सकता ये एक्सपोजर। और उसका एग्जाम है कि आपको याद सुनाना है, आपको एक गाना सुनाते हैं, मल्लू गाना है, इतना डिफिकल्ट, 2 महीने लग गए उसको याद करने में। अभी भी मुझे उसका थोड़ा पोर्शन याद है, वो उसका प्रोनाउंसिएशन हो सकता है अब हिल गया हो, कोई बात नहीं, हमें भी नहीं आती, तो हमें नहीं समझ में आएगा। वो तो मल्लू लोगों को भी नहीं आता, क्योंकि वो इतना डिफिकल्ट गाना है। ऐसे है वो कि आगे चत्तुल गत्तण गत्तण में तिरुवित्तुर मुत्तुर मुत्त नबीउल्ला जन्मदिनूर मोहम्मद रागम आदम मक्कड़ी लोक में गक्कुरु दक्क विडक्को निगक्करी चक्कर मुक्तिवल्ला आगे चत्तुल गत्तण गत्तण में तिरुवित्तुर मुत्तुर मुत्त नबीउल्ला जन्मदिनूर मोहम्मद रागम आदम मक्कड़ी लोक में गक्कुरु दक्क विडक्क मुक्कड़ी मरकन गरकरी चिक्क हबीबुल्ला। कितना कठिन गाना है, लेकिन आप देखिए एक तगड़ी लय है, एंड इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ स्टेकाटो स्टाइल है इसमें। तो वो फोक सारे सब लोग अपने अपने आगे गाने सिखाते हैं। तो 20 गाने तो आप ये सीख रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं। और इसका एग्जाम हो रहा है, इसका एग्जाम होता है, म्यूजिक में आपको सुनाना है, कोई किसी से भी किसी का गाना सुना जा सकता है। ओहो, लेकिन देखिए 96 का याद किया हुआ आज तक याद, 2025 तक याद है गोपाल दत्त को। एकदम ये एनएसडी सिखा गया आपको। ये एनएसडी सिखाता है। और फिर इन गानों के पीछे की कहानियां क्या है, व्हाट इज द फोकलोर बिहाइंड दिस। जैसे कि ये पूरा वो एडम एंड ईव वाला गाना है, वो ईव की जो पैराडाइज लॉस्ट का कहानी है वो। करेक्ट। वाओ, तो आपने कौन सा गाना गाया था?
मैंने गाया था एक पहाड़ी गाना, हाँ। वो अभी भी मेरे बैच वालों को याद है, स्वर्ग तारा नाम का गाना अच्छा। है। हाँ, ऐसा है वो कि हाँ। स्वर्ग तारा जुनेली राता को सुनला यो मेरी बाता हो, स्वर्ग तारा जुनेली राता को सुनला, ऐसा। बहुत खूब। हाँ। बहुत खूब। एक तो पहाड़ी गानों के बारे में एक चीज है कि आप को एकदम से एक लय, वो गाने के तरीके से आपको तुरंत पता चल जाएगा कि डिस्टिंक्टिवली हाँ। पहाड़ी। और नॉट सिर्फ ये नहीं कि इंडिया का कहीं के भी आप पहाड़ के गाने सुनेंगे सब वैसे ही। वो एक जैसा। हाँ। उनमें सुर असल में वो वही वाले हैं, सेम है। अद्भुत है, अद्भुत है। पहाड़ों की क्योंकि बात हुई है तो जरा पहाड़ों की तरफ ही चलते हैं, आपके बचपन की ओर चलते हैं। हाँ। नैनीताल, नैनीताल जिसको आप छोटा सा शहर कह रहे हैं, अब तो इतना छोटा शहर नहीं है, अब नहीं है बिल्कुल। नैनीताल की आपकी क्या यादें हैं? बचपन का क्या याद है? घर का माहौल क्या था? पिताजी टेलीफोन एक्सचेंज में थे जी। तो क्या घर में ऐसा नहीं हुआ कि बड़े हो करके कोई सरकारी नौकरी पकड़ता, कहीं अच्छी नौकरी लेता और करो थिएटर? और नहीं, बट मैंने जो मेरे बैच के या एनएसडी के बहुत सारे लोगों की कहानियां हैं कि उनके घर वालों ने बिल्कुल मना कर दिया था और कई लोग घर से भाग गए थिएटर करने के चक्कर में। आपके साथ नहीं हुआ? बट मेरे घर में इतना कूल था ना माहौल, मेरे अच्छा? पिताजी बहुत ही कूल आदमी थे। हाँ। उनका था कि जो करना है करो। अच्छा। हाँ, उनका था कि बट देखो जो भी तुम करोगे वो कॉन्सिक्वेंसेस तुमको ही भुगतने पड़ेंगे, तो जो करना, मेरी ओर से कुछ नहीं है, आपको जो करना है करो। हाँ। सिर्फ ये हुआ कि जब मैंने 12th पास किया, उन्होंने मुझसे बोला कि मैं आर्ट्स लेना चाहता था, तो मैं समझ गया था कि मैं एनएसडी जाऊंगा। मैं 11th या 12th क्लास से 11th क्लास से मैं थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया था मैंने। तो मुझे था कि मैं जाऊंगा एनएसडी और नाटक ही, और मैं नाटक कर ही रहा था, लगातार नाटक कर ही रहा था वहाँ। तो मेरा था कि मैं आर्ट्स पढ़ता हूँ। तो उन्होंने बोला देख बाकी जो भी कर, लेकिन बीएससी कर ले, साइंस से पढ़। अच्छा। हाँ। तो मैंने बीएससी किया। हाँ। और फिर मैं एनएसडी आ गया बीएससी करते। हाँ। तो उस तरह से उनकी ओर से कुछ नहीं था। हाँ। उनकी ओर से वो बहुत चिल्ड आउट आदमी थे। अमूमन ये माना जाता है कि जो लोग परफॉर्मिंग आर्ट्स में होते हैं वो पढ़ाई लिखाई में बहुत मेधावी नहीं होते। हाँ बिल्कुल, ये गलत है मुझे लगता है। और अब तो ये तोड़ ही दिया है बिल्कुल। अभी आप देखिए फ्रॉम टीवीएफ टू सब इंजीनियर्स हैं, सब आईआईटीएंस हैं। ये जितने बड़े क्रिएटर्स हैं वो सब आईआईटी। पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। हाँ। ये मुझे लगता है बहुत पुराना वो था थॉट, जो कि बिल्कुल सच नहीं है, एकदम झूठ है। क्योंकि एनएसडी आने के लिए आपको इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है, इतने नाटक पढ़ने पड़ते हैं, इतना बहुत पढ़ाई करनी, और एनएसडी में भी बहुत पढ़ाई करनी पड़ती। तो ये बिल्कुल ही एक वो है। मतलब आप वो रोमांस जरूर करें, रात में देर रात तक हो रहा है, क्लास चाय की दुकान पर हो रही है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए और वो करने के लिए नहीं, वो भी तो पढ़ाई है। लेकिन आप जो रिहर्सल कर रहे हो वो कोई इजी, वो हम जो कर रहे थे वो संस्कृत नाटक था, मृच्छकटिकम। ओहो। तो वो बहुत कठिन नाटक है, उसको आपको समझना, उसका पूरे डायलॉग्स ये वो याद करना, उसके बाद रिहर्सल करना। इट्स अ वो पढ़ाई है, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ पढ़ाई, बट है तो पढ़ाई। जैसे एनएसडी में हमारे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बहुत ये पढ़ना पड़ता है थियरीज। जैसे 3 तो सब्जेक्ट हैं जो प्योर एकेडमिक वाले हैं। एक है मॉडर्न इंडियन ड्रामा, MID बोलते हैं हम लोग उसको, फिर एक है वर्ल्ड ड्रामा, और फिर एक है CID यानी कि क्लासिकल इंडियन ड्रामा। अरे बाप रे। हाँ, तो बहुत इसमें संस्कृत नाटक भी आपको पढ़ने, ग्रीक नाटक भी पढ़ने, इंग्लिश नाटक पढ़ने, और जो कंटेम्प्रेरी मॉडर्न प्लेज हैं वो पढ़ने। गोपाल जी, अभी जब आप बोल रहे थे, ये बोलते बोलते मेरे मन में एक सवाल आया कि इतना सब कुछ, देखिए दिस इज नोबडीज केस कि आप पढ़ाई लिखाई ना करें, क्योंकि उससे आपके ज्ञान के चक्षु खुलते हैं, आप और चीज़ों को जानते हैं और अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन इतने ज्ञान के इस सागर में आप अपनी एज एन एक्टर इंडिविजुअलिटी को उसमें कहाँ प्लेस करेंगे,
ये आप कैसे ढूंढते हैं, या फिर ये भी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, या आप इवॉल्व कर रहे हैं एज एन एक्टर? हाँ, मुझे लगता है वो ऑनगोइंग प्रोसेस है। और धीरे धीरे आप जब करते जाते हैं, जैसे आप मेडिकल पढ़ते हैं तो एक पॉइंट के बाद MBBS के बाद आपको लगता है ना कि मैं जो है ऑन्कोलॉजी की तरफ जाऊंगा, या मैं वैसे ही ये भी है, क्रिएटिव फील्ड में भी है। जैसे आप थिएटर कर रहे हो, फिर आपको लगता है नहीं यार, कुछ लोग होते हैं कि मैं एक्टिंग की तरफ जाता हूँ, कुछ हैं कि मैं डिज़ाइन की तरफ जाता हूँ, फिर कुछ हैं जो कहते हैं कि भाई मैं लाइट्स करूँगा, कुछ हैं जो सेट डिज़ाइन की तरफ। हमारे बहुत सारे सीनियर जूनियर बैचमेट्स बड़े सेट डिज़ाइनर्स, बड़े लाइट डिज़ाइनर्स हैं, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स हैं, और तो वो प्रोसेस है। और उसी में फिर फॉर्म भी डिसाइड होता है। जैसे मुझे बहुत सारा लोग कॉमेडी के लिए जानते हैं, बट ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कॉमेडी करता हूँ, लेकिन क्या हुआ कि वो कुछ चीज़ें हिट हो गई। और ये मुंबई की बड़ी ख़राब चीज़ है कि जो हिट हो जाता है फिर उसी में आपको कास्ट करते हैं लोग, क्योंकि शूटिंग मतलब है पैसा। हाँ, एक दिन के शूटिंग का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। उसमें कोई बहुत ही कम लोग हैं जो एक्सपेरिमेंट करने का रिस्क उठा पाते। उनको पता है कि इसने वो रोल बड़ा अच्छा किया था, ऐसा सही रोल है, इसको ले लो, टाइम बचेगा, मतलब पैसा बचेगा। तो इस तरह से वो हो जाता है। लेकिन एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर, मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। उसमें हो सकता है किसी में मैं फेल हूँ, किसी में सक्सेसफुल हो जाऊँ। इसलिए थिएटर बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका एक्सपेरिमेंटेशन चलता रहे। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि थिएटर एक लैब की तरह है, जहाँ आप अपने छोटे एक्सपेरिमेंट करते हैं, और फिर जो सक्सेसफुल हो जाता है उसको फिर आप कॉन्फिडेंटली जनता के सामने रिलीज करते हैं कि भाई ये नया मैंने बनाया है। मैं थिएटर और सिनेमा और वेब सीरीज और डिजिटल सीरीज, जिसमें आपने बहुत जल्दी शिफ्ट किया था, अमंग द अर्ली मूवर्स थे आप। उस पर अभी थोड़ी देर में आऊंगा। आपकी नैनीताल की बातें रह गई। हाँ, तो वापस लौट। बिल्कुल। बचपन, घर का माहौल, और कब ये रियलाइजेशन हुआ कि चलें दिल्ली की ओर, करें एक्टिंग? हाँ, तो बचपन नैनीताल में ही बीता। और मेरे पिताजी सरकारी नौकरी करते थे टेलीफोन एक्सचेंज में, बट वही है कि वो बड़े खुले विचारों के थे। उनका ऐसा नहीं था कि यही करना है, जो करना है करो। वो टेलीफोन एक्सचेंज में थे, इसका मतलब आपका टेलीफोन का बिल नहीं आता होगा? बिल्कुल भी नहीं। हाँ? जब तक मेरे पिताजी थे तब तक नहीं आता था। क्योंकि वो रिटायरमेंट के बाद भी उनको ये सुविधा थी कि बिल, वो लैंडलाइन का बिल तो नहीं आएगा। और गोपाल जी ने एक गजब का किस्सा अभी थोड़ी देर पहले सुनाया, वो जरा दर्शकों को बता दें कि नैनीताल में इनके घर का टेलीफोन का नंबर था 23। मैंने वहां से फोन देखे जब 2 नंबर का फोन होता था। आप कभी सोच सकते हैं, यहाँ आप 10 नंबर के मोबाइल फोन पर बैठे हुए हैं, और गोपाल जी उस युग के हैं जहाँ इनका नंबर था 23। और उसमें वो घुमाने वाला भी नहीं होता था। सीधे उठाते थे तो टेलीफोन ऑपरेटर उठाता था, और उसको पता था कहाँ से आया है, क्योंकि बहुत ही कम फ़ोन होते थे। फिर वो बोलते थे हाँ तिवारी जी, तो हम बोलते थे पापा से बात करा दो। फिर पापा ऑफिस में हैं तो वो कहते तिवारी जी आपके घर से फ़ोन है। और उन्होंने और वो सुन भी रहे होते थे क्या बात है, ऑपरेटर टैपिंग जो भी। तो फिर वो कहते भी थे कि हो गया सर, रख दे। हाँ रख दो, तो वो क्वेरी हो जाए। ओहो। और फिर वहां से फिर 4 नंबर का फोन आया, 2330 नंबर था शायद। वहां आया, फिर वो घुमाने वाले आ गए थे। और मैंने पूरा एवोल्यूशन देखा है कैसे। फिर मेरे पिताजी क्योंकि टेलीफोन में थे, तो हमारे घर पे इतने लोग आते थे कि टेलीफोन लगवा दीजिए। तो तब वो उनको बताते थे भाई ऐसे नहीं लग सकता। तो उस दिनों जो जितना मुझे याद है, उन दिनों पता है क्या होता था कि या तो आप किसी MP MLA से लिखवा लाओ, या फिर डॉक्टर आपको लिख के दे कि इनके घर में बुजुर्ग है या जो भी मेडिकल इमरजेंसी है, तो इनको एक फ़ोन अलॉट किया जाए। बाप रे बाप। तब जाके 6 महीने 1 साल में फ़ोन अलॉट होता था। आज ये नैनीताल का हाल है। हाँ। सोचिए
आज जो बिल्कुल एकदम आप कि 15-15 सिम लेके घूम रहे हैं लोग स्कैमर्स। हाँ। तो ये मैंने वहाँ फिर देखा है कि हाँ। और फिर लोग वो भी आते थे कि एक STD कॉल करवा दीजिए, बड़ी इमरजेंसी है, ये सब। तो तो ये आपका तो बड़ा मतलब वो चर्चित और प्रसिद्ध घर हुआ होगा उस हाँ, समय, है ना? मतलब मोहल्ले में। हाँ, मोहल्ले में जितने भी थे टेलीफोन एक्सचेंज में, हाँ। वो सबके घरों में ऐसा ही था। तो वहां पर आपने थिएटर नैनीताल में भी किया? हाँ, नैनीताल से शुरू किया, लेकिन मैंने वहाँ मतलब एक थिएटर ग्रुप है युगमंच, जो अभी भी बहुत अच्छा काम करते हैं, और वहाँ से बहुत सारे लोग NSD और FTI में निकले हैं। और तो वो थिएटर ग्रुप मेरे भाई ने पहले ज्वाइन किया था, फिर उसने बड़े भाई ने, और फिर वो मुझे लेके गए, मैंने भी ज्वाइन किया, और फिर वहाँ से नाटकों की यात्रा शुरू हो गई। बहुत खूब। हाँ, तो पहले ही नाटक में एक्चुअली मैं तो सिर्फ बैठने गया था रिहर्सल में अपने भाई के साथ। तो उन्होंने बोला कि आप पढ़ेंगे, जो डायरेक्टर है हमारे अभी भी है, ज़हूर आलम, उन्होंने बोला आप पढ़ोगे, ये एक रोल है। मैंने कहा हाँ, पढ़ लूँगा। मैंने पढ़ा तो उन्होंने बोला आपकी आवाज़ तो अच्छी है, आ जाओ कल से। और फिर मैं जाना शुरू हो गया, और ऐसे फिर पहले ही नाटक में मैंने 2 रोल किए छोटे। ये कौन से साल की बात है? ये होगी 92 आई थिंक। ओके। हाँ, क्योंकि 96 में तो आप दिल्ली मैं आ गया था। हाँ, 91-92 की बात होगी। हाँ। हाँ, बहुत लंबा सफर रहा है। बहुत लंबा मतलब सफर। वहां से लेकर के। हाँ, और एक मज़े की बात बताऊं आपको, हाँ। जब तक पैंडेमिक नहीं आया था, 92 से अगर नहीं भी कहें तो 94 से पैंडेमिक तक ऐसे कोई 6 महीने नहीं गए थे जब मैं स्टेज पे ना गया हूँ। अच्छा। लगातार कुछ ना कुछ तो किया ही है नाटक। हाँ। हाँ, नहीं तो आप तो अब भी कर रहे हैं। अब भी कर रहे हैं। देखो पैंडेमिक में वो गैप आ गया ना। हाँ। वो 2 साल ये हो गया। हालांकि उसमें भी हमने ऑनलाइन किया था एक छोटा प्ले। हाँ। अच्छा भाई, ये तो दिस इज एन अबॉमिनेशन। मतलब जो सही के थिएटर वाले होंगे, हाँ। उनको तो ये बहुत ही घटिया लगेगा कि ये क्योंकि ये थिएटर के सारे प्रिंसिपल्स को डिफाई कर रहा है। करेक्ट, लेकिन क्या करते, मजबूरी थी। हाँ। तो ऐसा हमने एक उसमें भी किया था। हाँ। आज के इस युग में गोपाल जी, जब इतना OTT है, वेब सीरीज है, यूट्यूब है, सिनेमा है, सब चीज अब लोगों के मोबाइल में है, उसके बाद भी आपको क्यों लगता है कि थिएटर रेलेवेंट है? देखिए, थिएटर जो है ना, वो लाइव हार्ड मास का एक व्यक्ति देखना, उसको उसी समय बोलते हुए देखना, उसका जो रोमांच है ना, वो कभी कम नहीं हुआ। जैसे आप जानते होंगे कि एक रिकॉर्डेड म्यूजिक सुनना और एक किसी कॉन्सर्ट सुनना, खास तौर से क्लासिकल म्यूजिक, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। रिकॉर्डिंग और तो वो फ़र्क कभी टेक्नोलॉजी वो भर नहीं पाएगी। तो मुझे लगता है वो जो एक ज़िंदा आदमी को उसी समय बिल्कुल परफॉर्म करते हुए देखने का जो सुख है, वो कोई और प्लेटफॉर्म, कोई टेक्नोलॉजी आपको दे नहीं सकती। उसके लिए आपको थिएटर में ही आना पड़ेगा। इन अ वे आपको लगता है कि अब बहुत सारे लोग जो कैमरे पर हैं, उनको भी ये महसूस हो रहा है कि मंच पर भी जाना होगा? मतलब वो, जैसे मैं आपको न्यूज़ का बता दूं, बहुत सारे लोग अपने शोज को टिकट करके और ऑडियंस के सामने ले करके जा रहे हैं। जैसे उनकी कोई परफॉर्मेंस है या कुछ, अगर वो न्यूज़ से रिलेटेड करंट अफेयर्स बोलते हैं और वो बहुत पॉपुलर है, तो फिर वो एक टिकटेड गेटेड एंट्री करके वो प्रोग्राम्स हो रहे हैं। यानी कि आप एक लाइव ऑडियंस तक वो एक्सपीरियंस सामने सामने ले करके जा रहे हैं। आपको लगता है यही वो एक्सपीरियंस है जो लोगों को थिएटर की तरफ वापस ले जा रहा है, कि एक बार जिसको पर्दे पर देखा है उसको इन पर्सन देख तो लें? बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ, एक जिंदा हार्ड मास का आदमी आपके सामने बोल रहा है, वो अलग है। और दूसरा, मुझे लगता है ये इतना ज़्यादा हमारा स्क्रीन का कंजम्पशन हो चुका है ना, कि वो अब हम टीवी पे भी वही देख रहे हैं 2D में, और फ़ोन पे भी देख रहे हैं। तो एक
सामने देखने का एक अलग सुख है, हाँ। जो कि हम शायद अब रियलाइज कर रहे हैं कि भाई इसमें वो बात नहीं है, क्योंकि ये हम बहुत देख चुके हैं। मतलब हम जाने अनजाने हर आदमी कम से कम दिन में एवरेज 6 घंटे तो रील्स पे है। सही बात है। तो अब वो इट्स टू मच, बहुत ज़्यादा हो गया ये। तो इसको तोड़ने के लिए आपको लाइव इवेंट में जाना ही पड़ेगा। हाँ, मतलब वो एक ब्रेक हो गई है। करेक्ट, लोग अपने फोन से ब्रेक लेकर के थिएटर जा रहे हैं। करेक्ट, हाँ। या लाइव इवेंट्स में जा हाँ, रहे हैं। मतलब दैट एक्सप्लेन्स कि क्यों ये चीज वापस आ रही है। इन सब चीजों पर बीच बीच में आते रहेंगे घूम घूम के। एक सवाल अब मैं पूछना चाहता हूँ, गोपाल दत्त तिवारी का गोपाल दत्त बनना, तिवारी जी का लड़का हाँ, अपने नाम के आगे तिवारी क्यों नहीं लिखता है? इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। क्यों? मैं इसमें मतलब मेरा कोई वो नहीं है। तो मैं जिस नैनीताल में जिस स्कूल में पढ़ता था उसका नाम था भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय। अच्छा। वो एक एक्स आर्मी मैन का स्कूल था। हाँ। और उनका नाम था प्रताप भैया। पूरा शहर उनको प्रताप भैया बोलता था प्यार से। हाँ। और मुझे लगता है कि उनका ये वो बहुत आगे की सोच थी उनकी, कि उन्होंने कहा हमारे स्कूल में कोई कास्ट नहीं लिखेगा। ओहो। तो कास्ट जितने भी मेरे आसपास के बैच के या वो उस स्कूल के हैं, उनके किसी के नाम में सरनेम नहीं। तो मेरा पूरा नाम था गोपाल दत्त तिवारी। अब कास्ट उन्होंने बोला कास्ट नहीं लिखी जाएगी हमारे स्कूल में, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। बहुत आगे का विजन था उनका। तो वो निकल गया, लेकिन फिर रह गया गोपाल दत्त। तो गोपाल दत्त भी अपने आप में एक कास्ट है। एक कास्ट है। तो वो, लेकिन उस कास्ट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा नाम था गोपाल दत्त तिवारी, जिसमें से उन्होंने कहा कास्ट नहीं लिखेंगे, और वो गोपाल दत्त रह गया। वाओ। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे मेरे जैसे मेरे बड़े भाई का नाम भी भुवन चंद तिवारी था, तो उनका नाम भी भुवन चंद्र है। वो भी उसी स्कूल में थे। हाँ। वो तो ये स्कूल से इसका लेना देना स्कूल है। से लेना देना है। इसका आपके एनएसडी से, थिएटर से कोई लेना देना नहीं है। और अब आपको ये जरूरत भी महसूस नहीं होती कि आप तिवारी जी के लड़के हो जाएं? नहीं, मुझे लगता है वो जो पेपर में, आप तो जानते हैं कि एक्चुअली ये हुआ भी कि ये ठीक करा, इसमें लिखा लिया जाए। हाँ। और एक और भी बात है, जब मैं हाई स्कूल में था तो वो जो मार्कशीट में आता है उसमें दत्त में DATT हो गया। अब दत्त का स्पेलिंग तो DUTT होता है, बट उसमें DATT हो गया। तो मैंने ये घर में डिस्कस हुआ कि इसको ठीक करा लें। तो उसका प्रोसेस इतना लंबा होता है ना कि आप मार्कशीट भेजो, फिर वो जाएगा, फिर कुछ सरकारी पेपर भरेंगे, फिर वो आए। तो मेरे पिताजी ने रहने दो नहीं, उन्होंने बड़ी अच्छी कहानी सुनाई। बोले देखो क्या फ़र्क पड़ता है, DUTT है DATT है। मैं तेरे को एक कहानी सुनाता हूँ। बोले कि एक आदमी था जिसका नाम था ठेकुआ। तो उसको अपने नाम से बड़ी चिढ़ थी। बोला ये क्या नाम है ठेकुआ। तो उसने बोला मैं अपना नाम चेंज करूँगा। और उसने बोला कि मैं दुनिया का जो सबसे बेस्ट नाम है वो रखूँगा। और इस थॉट के साथ वो दुनिया घूमने निकल गया। और जब वो बहुत साल बाद, 4-5 साल बाद दुनिया घूम के गांव वापस आया, तो सारे गांव वाले इकट्ठे हुए और उन्होंने बोला आज उसका नाम, भाई आज वो बताएगा कि उसका नया नाम क्या होगा ठेकुआ का। तो सब गांव वाले इकट्ठे हुए, तो उन्होंने पूछा हाँ भाई क्या नाम है तेरा, क्या नया नाम रखेगा। तो उसने बोला कि मैं पूरी दुनिया घूम चुका हूँ, तो मैंने रियलाइज़ किया है कि लक्ष्मी कूटे ओखली, लक्ष्मी नाम की औरत जो है वो ओखली कूट रही। लक्ष्मी कूटे ओखली, धनपत मांगे भीख। और अमर सिंह जैसे मर गए, ठेकुआ नाम है ठीक। तो मेरे पिताजी ने बोला जो है रहने दो। वाह वाह। तो हमने नहीं चेंज करवाया। वाह, बहुत खूब। पूरी दुनिया वो घूम आए। हाँ। और उनको ये एहसास रियलाइज हुआ कि लक्ष्मी कूटे ओखली, धनपत मांगे भीख, अमर सिंह जैसे मर गए, ठेकुआ नाम है ठीक। बहुत खूब। और इसी वजह से गोपाल दत्त तिवारी नहीं हुए, गोपाल दत्त ही रहे। दत्त हो गए, और वो भी GOPAL DATT डैट। हाँ। तो डैट की बात अगर करें तो आपके जो अलग अलग
परफॉर्मेंसेस थे वो शुरू तो साल 2001 से ही हो गए थे। हाँ हाँ। और आप 99 में NSD से निकले, उसके बाद फिर मुझे कुछ कहना है में रोल, तेरे नाम में रोल, सम्राट एंड कंपनी, फिल्मिस्तान, शुभ मंगल सावधान, लव पर स्क्वायर फुट, और ये कहानी चलती रही। लेकिन इन फिल्म्स में और इन प्रोग्राम्स में जो रोल्स हैं उस पर अभी थोड़ी टाइम पे आएंगे। मैं एक ब्रॉडर सवाल पूछना चाहता हूँ। आपका एक एसोसिएशन कुछ कुछ प्रोडक्शन घरानों से रहा है, और उन प्रोडक्शन घरानों में मैं ये समझ सकता हूँ कि आपके मिजाज के, आपके जैसे, आपको जो चीज़ पसंद आती है उस तरीके की बात करने वाले लोग, और ऐसे मैं ब्रॉडली 3 प्रोडक्शन हाउसेस देख चुका हूँ। क्योंकि DATT डैट की बात हुई तो द वीक डैट वाज़न्ट, करेक्ट, वहां से शुरू हुआ। हाँ। उसके बाद AIB और फिर TVF, और ये सारे में मैं एक मिजाज देख रहा हूं जो आपके मिजाज से मैच करता है इन लोगों को। तो क्या मैं ये मानूं कि गोपाल दत्त ने यू डिलिबरेटली ट्राइड टू फाइंड योर ट्राइब, कि काम करना है इधर उधर, कुछ काम करेंगे कैमियो एमियो, लेकिन घूम के अपने जैसे लोगों के साथ मन लगाएंगे? बिल्कुल, ये एकदम सही बात है। और लकीली मुझे वो मिल भी गए लोग। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जब मैंने ये 2 फिल्में कर ली, मुझे कुछ कहना है और तेरे नाम, उसके बाद ना मुझे इतने वही फ़ोन आते थे कि एक रोल है। मुझे बहुत फिल्में मैंने मना की, 10-12 तो होंगी, मतलब कि एक रोल है और हीरो का दोस्त। तो मुझे लगा अरे यार ये तो नहीं करना। तो मैंने लकीली उन्हीं दिनों वीक दैट वाज़न्ट आ गया लाइफ। मेरे एक दोस्त थे पवन, जो NDTV में काम किया करते थे तब, और फिर वो इधर आए CNN IBN में, और उन्होंने बोला हम एक शो ऐसा करते हैं साइरस ब्रोचा और इसके साथ, तो जो इलेक्शन के टाइम पे हम एक कैरेक्टर सोच रहे हैं जो कि योगेंद्र यादव पे बेस्ड था। उस कैरेक्टर का नाम था विश्लेषण वर्मा। तो इलेक्शन का वो एनालिसिस करते थे, तो बोले कि सिर्फ इलेक्शन के टाइम के लिए वो कैरेक्टर हम करना चाह रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इज ना साइरस को हिंदी आती है ना कुणाल विजयकर को हिंदी आती है, तो हमें एक आदमी चाहिए जो हिंदी में एनालिसिस कर सके। तो आप करेंगे? तो मैं गया था वही 4 एपिसोड करने, 4-5 एपिसोड जितना, बट वो इतनी बढ़िया ट्यूनिंग हो गई कुणाल से और विश्लेषण वर्मा शुरू हो गया। हाँ, विश्लेषण वर्मा शुरू हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि आप कंटिन्यू आप हर एपिसोड में कीजिए ना हमारे साथ। मैंने कहा बिल्कुल, मैं तो करना ही चाहता हूँ। तो उससे उतना हो गया कि जो बेसिक नीड्स थी वो पूरी होने लगी, कि किराया और ये वो। उसके बाद मैंने कुछ किया ही नहीं। मैं फिल्मों को दूर से नमस्ते कि हीरो का दोस्त है नमस्ते नहीं। तो फिर मैं थिएटर में घुस गया, और फिर मैंने बहुत नाटक किए। फिर मैं पृथ्वी थिएटर में, मतलब ये कुमुद जी, मानव और हम लोगों ने बहुत सारे नाटक साथ में गए, और मैंने अलग अलग लोगों के साथ भी नाटक किए, फ्रॉम मकरंद देशपांडे टू सुनील शानबाग टू एवरीवन। तो मैं थिएटर में घुस गया, और थिएटर के थ्रू ही ये हुआ TVF और ये सब। तो जो वीक दैट वाज़न्ट में जो राइटर थे आशीष शाक्या, ही यूज्ड टू राइट फॉर वीक दैट वाज़न्ट। तो बाद में वो AIB चला गया। तो दैट इज व्हाई द ट्रांजिशन। करेक्ट। तो आशीष ने बोला कि हम लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं, आप करेंगे एक स्केच? तो मैंने कहा बिल्कुल। तो वो हुआ। फिर मैं एक प्ले करता था, बच्चों का प्ले था, टुन्नी की कहानी, जो मैंने लिखा और डायरेक्ट किया था। तो उसमें निधि बिष्ट एक्टिंग करती थी। तो निधि ने मुझे बोला कि हम लोग ऐसा इससे कुछ वीडियोस बना रहे हैं, आप करेंगे? तो मैंने कहा तो ऐसे फिर TVF की, वहाँ से AIB और यहाँ से TVF की शुरुआत। बहुत बढ़िया, मतलब वो एक तार जुड़ा हुआ है। एक, लेकिन आपने हर जगह बिल्कुल अपनी जैसी ट्राइब ढूंढी। बिल्कुल। और ये कंसिस्टेंसी आपको फिल्म के वो रोल जो दकियानूसी हो जाते आपके लिए, उनसे अपने आप को झकझोर के निकालने के लिए किया। करेक्ट। क्योंकि विश्लेषण वर्मा की बात हुई है। तो
मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जो चुनाव होने वाले हैं, बिहार के चुनाव, इनको आप किस तरीके से देखते हैं? कौन सी पार्टी जो है आपको लगता है कि वो मजबूत बन करके उभरेगी? देखिए मैं आपको बताता हूँ। हाँ। पहले तो यह है कि मैं वो करने से पहले थोड़ा उनका वीडियो देख लेता था। हाँ। तो अब मुझे याद नहीं है, बट जितना मुझे याद है मैं उस समय की बात कर दीजिए, वो बदले नहीं है, मैं ये बता दूं। नहीं मैं कह रहा हूँ वो उनका मैनरिज्म अब बहुत दिन से मैंने किया नहीं है, लेकिन मेरे को जितना उस याद समय है, का जो आपको याद जितना याद है मैं, तो वो कैसे बोलते थे कि देखिए बात ऐसी है कि जितना भी जो निचला तबका है उसकी अगर मैं बात करूं तो जहां तक जातिगत मुद्दे की बात है, देखिए संकेत जी, जातिगत मुद्दा जो है हमारे चुनावों में हमेशा रहा है। ऐसा यकीन मानिए वो आज भी ऐसे ही हैं। नहीं और ऐसे ही बोलते हैं। वो बोलते हैं, लेकिन क्योंकि अब मैंने बहुत दिन से उनका Correct. किया नहीं है। तो इसके अलावा और किसका स्केच था? बहुत सारे, मैं अरविंद केजरीवाल में करता था, मनमोहन सिंह में करता था उसमें शो। मनमोहन तो मैंने देखा है जी। अरविंद केजरीवाल भी मैं करता था। फिर जावेद अख्तर का हम करते थे। अच्छा। जावेद अख्तर। हाँ। कि बेटे देखो बात ऐसी है। मैं जावेद साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ बाय द वे। मैं उनके इंटरव्यू मैं सारे छान चुका हूँ, मैं सब सुनता हूँ उनके इंटरव्यू। तो वो मुझे बड़े पसंद हैं। बहुत खूब। ये तो वीक दैट वाज़न्ट था। हाँ। सटायर था। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि ये दो लोग, साइरस ब्रोचा और कुणाल विजयकर, ये दो लोग मुझे जो जीवन में मिले हैं, हाँ। ये बहुत बढ़िया लोग हैं। मतलब मैं साइरस ब्रोचा के बारे में मतलब वो इतना अच्छा आदमी है कि उसके बारे में जितना कहा जाए कम है। ही इज़ दैट, वो बहुत ही, भले ही वो उसका प्रोजेक्शन जैसा भी होता हो टीवी में, बट ही इज़ वो बहुत ही अच्छा आदमी है। ही इज़ अ ग्रेट गाय। मतलब यहाँ से आपने बोला कि आप AIB गए। AIB में हमने देखा कि बहुत ही अच्छे स्केचेस, जैसे कि ऑनेस्ट इंडियन वेडिंग। हाँ। इसके अलावा और क्या क्या प्रोजेक्ट्स थे उसमें? बहुत पूरी ऑनेस्ट सीरीज थी। ऑनेस्ट रेस्टोरेंट बार, ऑनेस्ट कैंपस प्लेसमेंट, ऑनेस्ट इंडियन वेडिंग, ऑनेस्ट, तो बहुत सारा ऑनेस्ट सीरीज थी उसमें। तो उसमें ये ऑनेस्ट वेडिंग तो बहुत हिट हो गया। बहुत अद्भुत उसमें। और उसी से जुड़ा हुआ मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ, कितना स्क्रिप्ट में था और कितना आपने इम्प्रोवाइज किया? जैसे कि उसमें एक सीन था जिसमें आप कहते हैं जी जी जी, ये समोसा खा करके इसका आप कैरेक्टर जज कर लीजिए। और उसके बाद फिर आप दहेज लेना है, ये भी ले लीजिए, ये भी ले लीजिए, शर्ट उतर रही है, बनियान उतर रही है। इसमें कितना स्क्रिप्ट में था और कितना आपने ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइज किया? देखिए यही फ़ायदा होता है दोस्तों के साथ काम करने का, मतलब या जिनके साथ आप कंफर्टेबल हैं कि आप इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप, जैसा आपने बोला ना, आपके ट्राइब के लोग नहीं हैं तो वो नहीं समझेंगे, बट और ना आपको उतना आप कंफर्टेबल फील करोगे कुछ भी इम्प्रोवाइज़ करने में। तो AIB और TVF दोनों जगह वो माहौल इतना बढ़िया था ना कि आपके जो भी थॉट आ रहा है आप एक्सप्लोर कर सकते थे उसको। तो जैसे ये ऑनेस्ट वेडिंग वाली बात करें तो काफ़ी कुछ तो ये सब स्क्रिप्ट में था जो आप कह रहे हैं कि समोसा खा के इसका कैरेक्टर जज कीजिए। और बहुत सारा इम्प्रोवाइज भी था। जैसे वो ये कपड़े उतारने, ये भी लीजिए, वो पूरा सीन ही इम्प्रोवाइज था। ओहो। हाँ। तो वो तन्मय को वो लोग डिस्कस कर रहे थे क्या करें, कुछ यहाँ पे कुछ चाहिए, तो मैंने बोला एक सीन इम्प्रोवाइज करते हैं ना, जहाँ में सारे, तो उसने बोला हाँ ये करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डायलॉग्स भी आपके मन में जो आ रहा आप बोल दीजिए, आपको पता है कि उसको ठीक लगेगा तो रखेगा, नहीं तो हटा देगा। तो बहुत इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप होता था उसमें, और बहुत इम्प्रोवाइज चीज़ें हैं उसमें काफ़ी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता था जब मैं और करो थिएटर आपका देखा, और उसमें आप जो बीच बीच में फिलर कुछ इम्प्रोवाइज करके बोल देते हैं, उस तरीके की एक छाप इन स्केचेस में भी दिखी। जी। तो वो मैं समझ सकता हूँ कि आपने एकदम वो
स्क्रिप्ट चल रही है और उसमें बस बोल दिया होगा, हाँ हाँ हाँ, और फिर क्योंकि वो माहौल इस तरीके का है वो बात चल गई। करेक्ट। गोपाल जी, आपको लगता है कि यू वर अहेड ऑफ योर टाइम इन स्केचेस फॉर द डिजिटल मीडियम? एक टाइम पर जब उस समय तो जब आपने शुरू किया था तो 3G इंटरनेट हुआ करता था, करेक्ट। नॉट इवन 4G। हाँ हाँ हाँ, और उस समय आप YouTube पर अलग अलग तरीके से ये स्केचेस प्योरली फॉर डिजिटल कंजम्पशन बना रहे थे। तो आपको लगता है आप समय से यू वर अहेड ऑफ द कर्व? मैं तो नहीं, बट ये जो मतलब लोग क्रिएटर्स थे उसके पीछे, ये सच में आगे का सोच रहे थे, और इसीलिए आज आई थिंक दे आर बिग, जैसे TVF इज़ अ बिग कंपनी नाउ। तो वो वाकई आगे का सोच रहे थे, और उनका जो कंटेंट भी था, और उनको अपनी टारगेट ऑडियंस पता थी एग्जैक्टली कि ये कॉलेज के या इंजीनियरिंग करने वाले बच्चे हैं, ये हमारी ऑडियंस है, और वही आगे चल के उनका बेस बना, और आज वही उनकी ऑडियंस है। जो स्टूडेंट हैं वो भी, और जो उस वक्त स्टूडेंट थे वो भी, इसलिए वो बेस इतना बड़ा हो गया। और वाकई ये लोग सच में आगे की सोच रहे थे, और उनका जो इनफैक्ट आप उनकी राइटिंग भी देखें, वो काफ़ी आगे की है उस ज़माने के हिसाब से। करेक्ट। तो और मुझे मतलब समहाउ मौका मिला इनके साथ काम करने का, तो वो अच्छा रहा काफ़ी। ये जो TVF में आपका किरदार था, TVF पिक्चर्स में, हाँ, रस्तोगी का, रस्तोगी, हाँ, एक ऐसा इंसान जो हार हार के बहुत सारे फ्लॉप स्टार्टअप्स का फाउंडर बन के भी अपने अंदर इतनी एक चाहत रखता है कि मैं अभी भी फंडिंग उठाऊं। हाँ। ये जो डेडिकेटेड पैशन है रस्तोगी का, ये स्क्रिप्टेड था या उसके डायलॉग्स में कुछ इम्प्रोवाइजेशन था? नहीं, ये कैरेक्टर तो स्क्रिप्टेड था, क्योंकि मुझे तो कुछ पता नहीं था कि स्टार्टअप क्या होता है, क्या होता है। लेकिन मैं जब समझ गया एक बार, तो जो लाइंस हैं, जो डायलॉग्स हैं, वो काफ़ी सारे इम्प्रोवाइज हैं। जैसे उसमें पूरा एक सीन है जिसमें वो फ़ोन पे पूरा वॉक कर रहा है, और वो कुछ लिखा ही नहीं था, वो ये था कि आप कुछ इम्प्रोवाइज कर लो। तो वो अच्छा खासा एक लंबा सीन है जो मैं पूरा फ़ोन पे उसको बोल रहा हूँ कि अरे यार तू चप्पल पहन के क्यों आ जाता है, और ये वो अंडे क्यों तूने, मैं बाल धोने के लिए लाया। वो सब इम्प्रोवाइज है। हाँ, लेकिन रूममेट से बात, हाँ, रूममेट से जो बात है, तो ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें बहुत इम्प्रोवाइज थी। लेकिन यही है कि वो माहौल ऐसा था कि आप इम्प्रोवाइज करने में झिझकते नहीं थे। नहीं तो आप थोड़ा वर्नरेबल स्टेज पे होते हो ना, कि यार ये मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, सही जाए। वहाँ ये नहीं था, वहाँ इतना कंफर्ट था, ऐसी दोस्ती थी माहौल में, करेक्ट, कि आप कुछ भी कह सकते थे, कर सकते थे। आपको मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, 2015 में TVF पिक्चर्स का पहला सीजन आया था, और उसमें रस्तोगी कैरेक्टर से हम लोग रूबरू हुए। तो पिक्चर्स सीरीज देख करके, पहला एपिसोड देख करके ये हुआ कि कुछ अपना भी करना है, कुछ तो अपना करना है। लेकिन रस्तोगी के कैरेक्टर को देख करके लगा यार अभी रुक जाते हैं, कहीं ऐसा ना बन जाए, तो इस वजह से रुक जाते हैं। और 2015 से लेकर के 2023 हो गया, तब जाकर के द रेड माइक जैसा कदम उठा पाए। तो TVF पिक्चर्स का एक बड़ा अहम योगदान रहा है हम लोगों को, ये जो हमने शुरू किया है उसको शुरू करने में। बिल्कुल। और वो जो डर था हमारे मन में, वो आपके किरदार ने पैदा किया था, रस्तोगी। रस्तोगी एक स्ट्रेंज कैरेक्टर था, फनी, स्पिरिटेड। वो नहीं हार मानने वाला, he is not sad। हाँ, he is not sad। लेकिन बीच में एक टाइम आया था जब ये था कि मंडल की पेन ड्राइव कहीं, उसने तो नहीं चुरा दी, और बैंगलोर में बैठा है पिक्स देने के लिए। तो वो तमाम इमोशंस अप डाउन हुए रस्तोगी के कैरेक्टर को लेकर के, कि लवेबल है, लगा रहता है, शातिर तो नहीं है, लेकिन वो ये कैरेक्टर इसी तरीके से फॉर्म किया गया था, या इसके ये जो अलग अलग नवरस हैं, ये आपने उनको एम्बेलिश किया? नहीं, ये तो राइटर्स का ही काम है, ये राइटर्स ने ही ये ऐसा ही लिखा था। बट बीच की जो लाइंस हैं उसमें ज़रूर मैंने कुछ इम्प्रोवाइज़ किया, बट कैरेक्टर का जो पूरा ग्राफ है
वो उन लोगों ने लिखा था और वो कैसे कहाँ जाएगा वो पहले से तय था। एंड ऑल दिस वाइल क्या आपके थिएटर, आपकी परफॉर्मेंसेस ने इन कैरेक्टर्स को और एम्बेलिश किया, इनको बेहतर बनाया? मैं जैसा आपको बताया थिएटर लैब की तरह है ना। हाँ। तो वो आपको सिखाता है कहाँ कैसे क्या। और जैसे आप कुछ कर चुके हैं, आपने एक रिहर्सल में मान लीजिए कुछ किया, वो आपको लगा कि यार ये एक इंटरेस्टिंग मैनरिज्म है, तो वहाँ तो क्विकली करना है ना आपको। कैमरे के सामने आपको सीरीज़ या फिल्म के लिए थोड़ी आप 1 महीना रिहर्सल करते हैं। सही बात। थिएटर के लिए तो आप 1 महीना 1.5 महीना रिहर्सल करते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर करते हैं, कुछ रखते हैं, कुछ डिस्कार्ड करते हैं। तो वो डिस्कार्टेड चीज़ों में से भी कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हैंडी काम आ जाती है कि यार इस कैरेक्टर में ऐसा कुछ कर लेता हूँ, एक बार मैंने ऐसा ट्राई किया था। तो वो थिएटर का तो वो ऑनगोइंग प्रोसेस है कि आपको हेल्प करता ही रहता है। गोपाल जी, मैं चाहता हूँ कि अब थोड़ा सा बात आपके मेंटोर, गुरु, जिनसे आपने ट्रेनिंग भी ली, जिनके साथ आपने काम किया, कुमुद मिश्रा जी। हाँ, फैंटास्टिक एक्टर, हमने उनकी परफॉर्मेंस देखी है। ऑब्वियसली जिस तरीके से उनके एक्सप्रेशंस हैं, वो दिखता है कि वो थिएटर वाला फिनेस वो टीवी पर और स्क्रीन पर और मूवीज में लेकर के आए। हाँ। उनसे अपने इक्वेशन के बारे में कुछ बताइए। तो वो ड्रामा स्कूल के हमारे सीनियर हैं, और जब मैं मुंबई गया था तो सबसे पहले आई थिंक किसी सीनियर से मिला था तो वही थे। और वो इतने सहज आदमी हैं कि पहली मुलाकात में ही ऐसा नहीं लगा कि ये सीनियर हैं और इनसे मैं पहली बार मिल रहा हूँ। और वो पहली मुलाकात से ही एक दोस्ती सी हो गई, और फिर हमने कब साथ काम करना शुरू कर दिया। एक्चुअली उससे पहले कब साथ में वो उनको खाना खाने और खिलाने पिलाने का इतना शौक है। अच्छा। हाँ, तो उस चक्कर में वो मतलब वो कहते हैं चलो तुमको आज ये खिलाते हैं, चलो ये या घर पे ये बनाता हूँ। तो उस चक्कर में दोस्ती हो गई। और फिर वो सीनियर की तरह कभी उन्होंने बिहेव किया नहीं। तो उसके बाद फिर साथ में ही बहुत सारे नाटक करने का मौका मिला उनके साथ। और वो एक तरह के वो हैं, मतलब वो किसी भी चीज़ में आप उलझ रहे हो तो उनसे पूछ सकते हो कि यार ऐसा हो रहा है, ये रोल आ रहा है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इतने पैसे मिल रहे हैं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उनकी राय बहुत मेरे लिए तो बहुत मैटर करती है। और वो उनसे आप किसी भी विषय पे बात कर सकते हो। पहली मुलाकात कब हुई थी? पहली मुलाकात वहीं मुंबई में ही हुई थी एक्चुअली। जब मैं ड्रामा स्कूल में था उनके बारे में बहुत सुना था, और वो बहुत पॉपुलर थे स्कूल में भी और वहाँ मुंबई में भी। जब तक हम गए तब तक वो पॉपुलर हो चुके थे, क्योंकि उनका एक सीरियल था जो कि जिसमें वो एकनाथ का रोल करते थे, बहुत पॉपुलर वो था। तो वो वहाँ भी फेमस हो चुके थे। तो किसी ने जूनियर्स ने हमने सब ने बोला कि उनसे एक बार मिलते हैं यार। ऐसा होता ही था कि हम सीनियर्स से जाके मिलते थे। मिलने गए तो वो पहली मुलाकात ही ऐसी रही कि उन्होंने बोला क्या खाओगे, क्या करोगे, क्या पियोगे, ये करते हैं, चाय बना लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो वो वहीं पहले एक्चुअली मुंबई में ही पहली मुलाकात हुई उनसे। ये उनकी सीरियल का नाम बहुत स्वाभिमान तो नहीं था? बहुत ही स्वाभिमान। हाँ। स्वाभिमान नाम था। स्वाभिमान। हाँ। स्वाभिमान के कैरेक्टर की आप बात? हाँ, एक ना उसमें वो करते थे और वो तब बहुत पॉपुलर था। हाँ। नहीं, स्वाभिमान तो खैर वेरी पॉपुलर। करेक्ट। हाँ, तो उसी दौरान उनसे मुलाकात हुई। तो वो रिलेशनशिप आपका अभी भी है। हम लोग अभी भी बहुत सारे नाटक एक साथ करते हैं। और फिर आपने ट्राइब ढूंढ ली? फिर ट्राइब ढूंढ लिया। क्योंकि यहाँ पर थिएटर और मुंबई की मुलाकात की बात हो रही है। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है और वो है थिएटर ऑफ दिल्ली वर्सेस थिएटर ऑफ मुंबई। गोपाल दत्त जी का इस पर क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है? इन दोनों थिएटर में आप कुछ अलग देखते हैं? मतलब अलग तो है, जो मैं बहुत कंट्रोवर्शियल उसमें नहीं जाना चाहता, बट मेरे को लगता है मुंबई में जो लोग थिएटर करते हैं वो आउट ऑफ पैशन करते हैं। वो पूरा वो करते हैं क्योंकि उनको करना है नाटक, और वो
बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करके करते हैं, बिकॉज मुंबई में टाइम इज़ मनी। करेक्ट। तो बहुत सारे लोग टाइम दे के एक एक डेढ़ डेढ़ महीना कैसे करके ये यहाँ से टाइम मैनेज करके ये शूट मैनेज करके शाम को रिहर्सल कर रहे हैं, तो बहुत पैशन से करते हैं। दिल्ली में मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो ओल्ड स्टाइल का थिएटर है अभी उस तरह का थिएटर ही करते हैं, और थोड़ा सा जो ग्रांट और इसका बहुत यहाँ वो है इम्पोर्टेंस। अच्छा, कि थिएटर करके कुछ अनुदान मिल जाए। नहीं, कुछ ग्रांट, बहुत सारी ग्रांट्स हैं, बहुत सारे हैं। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है, बट आई डोंट नो, ऐसा नहीं भी हो सकता। ऑब्वियसली आप ब्रॉड स्ट्रोकिंग नहीं कर रहे, आप एक बात कर रहे हैं, मतलब हो सकता है कुछ अच्छे लोग भी हों। हाँ, मतलब यहाँ भी होंगे ही, मतलब दिल्ली में भी हैं ही जो बहुत पैशनेटली कर रहे हैं, बट पर ये फर्क मैं ज़्यादा संख्या, हाँ ज़्यादा संख्या मुझे लगता है मुंबई में ये है कि बहुत सारे लोग अपना बहुत कुछ लगा के नाटक कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको नाटक ही करना है ऐसा। तो ये एक मुख्य रूप से आपको फर्क दिखाई, ये मुझे फर्क थोड़ा सा लगता है कि दिल्ली का नाटक अमूमन हाँ अनुदान पाने के लिए है, अमूमन मतलब इसमें एक्सेप्शंस होंगे, अच्छे लोग भी निकलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। और मुंबई का नाटक अमूमन नाटक करने के उद्देश्य से होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इंटरेस्टिंग। हाँ, ये है एक बात। क्योंकि बॉलीवुड की, मुंबई की बात हो रही है, तो ज़रा बॉलीवुड की बात की जाए, जिसमें अब तो आप कई बार अलग अलग भूमिका निभा चुके हैं। हाँ। बॉलीवुड के बारे में ये कहा जाता है कि साउथ सिनेमा ने मार डाला उसको, बॉलीवुड इनोवेट नहीं कर रहा है, बॉलीवुड के जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जो स्टार्स हैं उनको ज़्यादा रुचि अपनी फिजिक को बना लेने में है, एक ब्रांड बचा लेने में है, बजाय इसके कि एक अच्छी फिल्म बनाने में। इस आलोचना को आप कितना सही या कितना गलत मानते हैं? मुझे लगता है एक बात तो यह है कि मेरा कोई से नहीं है इसमें, मतलब क्योंकि ये इतना बड़ा बिजनेस है ना, और ये इतने करोड़ों रुपए का बिजनेस है कि मुझे नहीं लगता इसमें मेरा कोई से है, और ना ये कोई वैसी ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है कि हर कोई अपने अपने हिसाब से फिल्म बना रहा है ना। कोई स्टार बेस्ड फिल्म बना रहा है, तो कोई एकदम ही इंडी फिल्म भी बना रहा है। तो जैसे आपने अभी सीए साहब, हाँ, जो वेल्डन सीए साहब थी, बिल्कुल ही इंडी फिल्म की कुछ लोगों को एक ज़रूरत महसूस हुई कि हाँ यार ये कहानी कहनी चाहिए, इसलिए कही गई, और उसमें कहानी को ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया, सबसे ज़्यादा। आपको लग रहा है अब इसका स्कोप बढ़ रहा है जिसमें लोग क्राउड फंड करें अपनी खुद की फिल्म? मतलब मुझे वो पता नहीं स्कोप, लेकिन मुझे लगता है कि जो पैशनेट लोग हैं वो किसी न किसी तरह पहुंच ही जाते हैं। मतलब जैसे ये फिल्म भी जब हम शूट कर रहे थे, हमको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये रिलीज़ होगी और सिनेमा हॉल तक आएगी, लेकिन लकीली आज सिनेमा हॉल में है फिल्म, और जो जितने भी सीए से जुड़े हुए इंस्टीट्यूट्स हैं और जितने स्टूडेंट्स हैं और जो एस्पायरिंग सीएज हैं उनको बहुत पसंद आ रही है। तो मुझे लगता है कि आप अलग अलग तरीके के वो हैं, तो एक जनरलाइज, लेकिन जो बड़ा बिजनेस है क्योंकि उसमें पैसा बड़ा है, तो उसमें कई तरह के रिस्क हैं, तो उसमें लोग ये सब यूज़ करते हैं कि फार्मूला भी यूज़ कर लो, अच्छी बॉडी भी, सिक्स पैक भी, तो उनको पता नहीं है कि क्या किसको पसंद आ जाएगा ना जनता को, लेकिन एक ओवरऑल वो मान के चलते हैं कि शायद मासेस को ये पसंद है। लेकिन ये तो गैस वर्क है, बिल्कुल। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला कि टीवीएफ फॉर इंस्टेंस, उनको मालूम था कि उनकी ऑडियंस कौन है, करेक्ट, वो उस तरीके का एक बेस बना रहे थे, और धीरे धीरे करते वो अपील कर गए। जिस चीज को लोग अक्सर एक्सपेरिमेंट बोल करके इग्नोर कर देते थे, वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया और अब इतना अच्छा कर दिया कि अब और लोग इसको उस मायने में वो ट्रेंड सेटर हो गए। करेक्ट। जैसे गांव की एक कहानी को इतना लोकप्रिय बना दिया कि अब पंचायत के 4 सीजन चल रहे हैं। बिल्कुल। या यूपीएससी एस्पिरेंट्स की कहानी, कोटा की कहानी, या फाउंडर्स की कहानी जिसके हिस्सा आप भी थे। करेक्ट। तो आपको लगता है ये एक्सपेरिमेंट करने की गुंजाइश बड़े प्रोडक्शन हाउसेस खो चुके हैं? हाँ, मतलब खो चुके हैं मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे को लगता है कि वो ना फर्क है। देखिए बात क्या है कि दे आर लुकिंग एट इट एज अ बिजनेस,
है ना, कि उनको यह है कि इतने पैसे लगाएंगे, ये स्टार ले लेंगे, ये करेंगे और ये रिलीज करेंगे तो इतने लगा के इतने पैसे इतने आ मिल जाएंगे। जाएंगे, तो हाँ। सारा फोकस वो है, शॉर्ट टर्म विजन है। आई डोंट नो, बट फोकस पैसा है, फोकस कहानी कहना नहीं है, है ना। जिसका फोकस कहानी कहना है, तब वो कहानी पे ध्यान देगा और फिर उसको लगेगा हाँ यार ये अच्छी कहानी है, इसको कहना चाहिए, और फिर लोग रिलेट कर लेते हैं तो वो हिट भी हो जाएगी। ऐसा बहुत सारी छोटी फिल्में हैं जो लोग रिलेट कर जाते हैं और बड़ी हो जाती है। हाँ। लेकिन अब अगर आपका फोकस ही कहानी पे नहीं है तो आप कहानी पे तो ध्यान ही नहीं दे रहे हो ना। करेक्ट। आप बाकी और एस्पेक्ट्स पे दे रहे हो कि सुंदर हो जाए, मतलब फोटोग्राफी अच्छी हो जाए, हीरो सुंदर दिखे, हाँ। बट कहानी पे आपका फोकस ही नहीं है, कि आप ध्यान ही नहीं दो। कहानी क्या है भाई, आप जितनी बड़ी फिल्में देख लीजिए, उनकी कहानी क्या है आपसे पूछा जाए तो आपको लगेगा कहानी तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ फाइट सीक्वेंस बड़ा अच्छा है। नहीं तो सिनेमा तो हमेशा लार्जर देन लाइफ के लिए ही जाना जाता था। बहुत ज़बरदस्त स्टोरी लाइन हो, इसके लिए तो कोई ग्रैंड पर्दे पर नहीं जाएगा। नहीं, हमने देखिए 90s का पूरा सिनेमा। हाँ। आप मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी बड़ी स्टेलर कहानी वाला हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने ऐसी फिल्म रिलीज की हो जिसमें बहुत ज़बरदस्त स्टोरी टेलिंग हो और लोग बाहर निकल करके आकर के ये बोलें कि कहानी बड़ी अच्छी थी। हमेशा चकल्लस वाली ऑडियंस को चाहिए कि एक नाच गाना अच्छा हो, एक फॉर्मूला। नहीं वो, लेकिन वो हो चुका है, वही तो मैं कह रहा हूँ, वो बहुत हो चुका है। वो कितने दिन देखेगा आदमी सेम फार्मूला? वो एक टाइम पीरियड तक चला और चलेगा। लेकिन अब आज मैं आपसे फिल्में पूछूंगा तो आप वही फिल्में आपको याद आएंगी जिनकी कहानी अच्छी थी। जैसे आपको मैं अगर पूछूं आपकी फेवरेट फिल्म्स कौन सी हैं, तो ज़रूर आप यही फिल्में बोलेंगे कि 3 इडियट्स है या दिल चाहता है। नहीं, मैं तो अभी कल ही देख के आया हूँ सितारे ज़मीं पर। हाँ तो देखिए, हाँ तो वही अंत में आपको ये वही याद रहती है जिसमें कहानी अच्छी है ना, जिसमें फाइट सीक्वेंस अच्छा है वो आपको याद नहीं रहेगा कि क्योंकि वो फिर एक अच्छा फाइट सीक्वेंस कई और फिल्मों में कॉपी होगा, बिकॉज वो फॉर्मूला है ना। करेक्ट। तो और स्नैकिंग ऑडियंस है वो, आई और गई। करेक्ट। सिनेमा वर्सेस थिएटर को लेकर के एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और ये कुछ ऐसे थिएटर आर्टिस्ट जिनका हमने इंटरव्यू किया जैसे कि मनु ऋषि, उनका ये कहना था कि थिएटर में जो सीखा उसके बाद सिनेमा में बहुत सारी चीज़ें अनलर्न करनी पड़ती हैं। जैसे थिएटर में आप जब संवाद कर रहे हैं अपनी ऑडियंस से तो आपको इतनी बुलंदी से बोलना है कि आखिरी रो तक बैठे हुए इंसान तक आपकी आवाज़ जाए। ये चीज लेकिन आप कैमरे के सामने नहीं कर सकते क्योंकि कैमरा एकदम आपके सामने है। आपके एक्सपीरियंसेस क्या क्या हैं? नहीं, ये बात उनकी सही है, लेकिन मैं इसमें कहता हूँ कि 2 एस्पेक्ट्स है ना, एक आउटर एस्पेक्ट है और एक इनर। तो आउटर एस्पेक्ट्स में छोटी चीज़ें हैं जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो चेंज करनी पड़ेंगी आपको। जैसे कि आवाज़ का, अब यहाँ पे मेरे माइक है तो मुझे ज़ोर से बोलने की ज़रूरत नहीं। अगर मैं आपसे ऐसे भी बात कर रहा हूँ तो हम सुन ही पा रहे हैं और सब लोग सुन पा रहे हैं। या अगर मैं बॉडीली जेस्चर वाइज भी अगर मैं इतना भी करूँगा कि तो वो समझ जाएगा, क्योंकि कैमरा है तो समझ जाएगा कि पास बुला रहे। और यही अगर मैं थिएटर में तो मुझे इतना करना पड़ेगा ताकि लास्ट रो तक वो लगे कि वो बुला रहा है। यही चीज कैमरे पे कर देंगे तो ऐसे लगे जैसे भीड़ को निमंत्रण। हाँ, तो बहुत बड़ा लगेगा ये जेस्चर कैमरे में। तो ये टेक्निकल और आउटर एस्पेक्ट्स का ही चेंज है, लेकिन जो इनर एस्पेक्ट्स है, जो महसूस आपको करना है वो सेम ही रहेगा। वो बल्कि वो थोड़ा और आपको ज़्यादा वो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अब जैसा मेरा मानना है कि कैसा जो एवोल्यूशन है एक्टिंग का, उसमें यह है कि पहले आप पुराना जो फोक स्टाइल है उसमें है कि आपको महसूस करने की उतनी ज़रूरत नहीं है। आप बस आप दिखा दो कि गुस्सा है तो आंख बड़ी करके ऐसे करके दिखा दो, आपको महसूस करने की ज़रूरत। फिर ये आया कि महसूस करो और तब दिखाओ। तो वो थोड़ा सा कि आप थोड़ा फील करो तब दिखाओ। बट अब मुझे लगता है जितने भी मैं अच्छे एक्टर्स को देखता हूँ, अब आज का दौर ये है
कि आप फील इट बट हाँ। डोंट शो इट। अच्छा। अगर आप फील कर लोगे तो वो अपने आप ऑडियंस को समझ में आ हाँ। जाएगा। जैसे लोग अच्छे एक्टर्स कहते हैं ना कि रोना ज़रूरी नहीं है, आप रोने को रोकने की कोशिश करेंगे तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा कैमरे पे। ओह। यस, तो यू फील इट बट डोंट शो इट। वो शो करते ही ख़त्म हो जाएगा उसका इम्पैक्ट। तो ये एवोल्यूशन, तो मेरे कहने का मतलब है कि टेक्निकल चेंजेस हैं बट जो महसूस करने वाली बात है जो वो सेम वो सेम है। बहुत खूब। कुछ आपके रोल्स के बारे में बात करते हैं और ख़ास तौर से टीवी पर जो वेब सीरीज़, एक सीरीज़ आई थी दिल्ली क्राइम, उसमें आपकी एक जो छवि प्रस्तुत हो गई कि ये कॉमेडी बहुत अच्छा करते हैं या हंसाते बहुत अच्छा हैं या उस तरीके के रोल्स इसके लिए गोपाल दत्त जाने भी जाते हैं, ऐसे समझ लिया जाए कि वो दैट इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ योर लाइफ। उससे एकदम विपरीत एक कैरेक्टर आपने निभाया, सुधीर, पुलिस, मेरे ख्याल से जो डीसीपी थी उनकी टीम के आप एक एसआई थे। हाँ, उसका एक डायलॉग मुझे आज तक याद है जी, जिसमें ये निर्भया गैंगरेप केस पर थी सीरीज जी, जिसमें किसी ने आपसे ऐसे ही पूछा कि ये क्यों होता है ये सब, और उसमें ये पुलिस ऑफिसर आगे की सीट पर बैठ करके अपनी गाड़ी में मुड़ करके ये बता रहा है कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, कि ये नोचने की कोशिश करते हैं, दे आर डिप्राइव्ड। ये जो नुआंस था, ये जब आपने संभवतः पढ़ा तो आपको क्या महसूस हुआ कि मतलब ये डिड यू फील द वेट ऑफ समथिंग लाइक दिस? क्योंकि आपके ऊपर ये आरोप लग सकते हैं कि आप रेप करने वाले लोगों के पक्ष की कोई बात बोल रहे हैं या कुछ उनकी बात को जस्टिफाई करने वाली बात बोल रहे हैं। एक तो ये बात है कि हाँ, वो बहुत ही पोटेंट डायलॉग था, और ये जो डायरेक्टर थे रिची मेहता, उन्होंने भी ये बात मुझे बोली थी कि दिस इज़ द क्रक्स ऑफ द सीरीज़, कि क्यों होता है उसकी जड़ में जाना पड़ेगा आपको, कि हो रहा है वो तो पता ही है, बट कोई ऐसा इतना हीनियस, कोई क्यों सोच रहा है, क्या उसके कुछ जो सोसाइटी कैसे स्ट्रक्चर्ड है उसका कुछ इम्पैक्ट है क्या लोगों पे। तो वो वाकई वो बहुत गहरी बात थी वो। और वो रिची ने मुझे बोला था कि मैं जो कहना चाहता हूँ, दिस इज़ द क्रक्स ऑफ द होल सीरीज़। और हाँ, मतलब मुझे लगता है कि वो पढ़ के ही मुझे लगा था कि हाँ, ये रोल तो करना है मुझे। अब तक ऐसा कौन सा रोल रहा है आपका जिसको देख करके गोपाल दत्त को ये लगा कि मज़ा आया है ये करने के बाद? एंड आई एम नॉट टॉकिंग थिएटर, मैं ऑन स्क्रीन, ऑन कैमरा उस परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ अब तक। मतलब कई सारे, जैसे मुझे ये दिल्ली क्राइम का ये रोल करके बहुत मज़ा आया था, क्योंकि वो बिल्कुल ही अलग था और अलग तरह से अप्रोच था उसका। जैसे जो डायरेक्टर हैं रिची मेहता, उन्होंने एक इतनी अमेजिंग बात की थी, बोले कि एक इंटेरोगेशन सीन था जिसमें वो पहले में थोड़ा, जैसा हमने देखा है और जैसा हमको आदत है कि पुलिस वाले कि ये बता वो वाला सब पढ़ रहा था ऐसे, तो रिची ने बोला नहीं, मैं करीब 2-3 साल से इन पुलिस वालों के साथ रह रहा हूँ, एंड आई टेल यू वन थिंग कि देयर इज़ नो माचोइज्म इन देयर दिस थिंग, दे आर टायर्ड, दे आर बोर्ड। तो वो थके हुए हैं, उनका है कि अरे भाई बोल दे यार, इसमें साइन कर दे, मुझे घर जाना है, मैं ड्यूटी कर रहा हूँ 8 घंटे से। तो उसमें उसने बोला था कि ये जो मेन जो स्थायी भाव है, जो मेन एलिमेंट वो आना चाहिए, वो है टायर्डनेस एंड बोर्डम। कि हमने जो पुलिस वाले देखे हैं वो वही देखे हैं ना, सिंघम एकदम, बोले वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो दे आर ऑल्सो, उनका नौकरी है ना अंत में, तो वो इसलिए वो बड़ा अलग एक्सपीरियंस था। कोई ऐसा रोल जो आपको लगता है कि आप अपने आप को करते हुए देखना चाहते हैं? ऐसे तो बहुत कुछ एक मन में होगा ना कि कुछ इस तरीके का मुझे एक्सपेरिमेंट करना है। मुझे कुछ वो हिस्टोरिकल रोल करने, मतलब जो कोई ऐसा कोई हिस्ट्री का कोई कैरेक्टर जो
वो मुझे ऐसा कुछ करना है कि औरंगजेब बनेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। राजनीतिक रूप से जरा अभी विवादास्पद कैरेक्टर है। नहीं मतलब वो तो स्क्रिप्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा कुछ हिस्टोरिकल कैरेक्टर करने का बड़ा मन है। मैंने श्याम बेनेगल सर के साथ एक वो किया था, संविधान नाम का एक सीरीज, उसमें हसरत मोहानी का मैंने कैरेक्टर किया था। बिल्कुल अलग है वो, आप मुझे पहचान भी नहीं पाएंगे उसमें। हाँ, तो वो श्याम बेनेगल बाय द वे वीक दैट वाज़न्ट के बहुत बड़े फैन थे। हाँ, तो उन्होंने मुझे बोला था कुछ तो करना है आपके साथ, लेकिन शक्ल किसी से भी नहीं मिल रही आपकी। तो फिर हसरत मोहानी की दाढ़ी, बड़ी सी दाढ़ी और वो लगा के मैंने वो किया था। हसरत मोहानी वो कैरेक्टर है जिन्होंने वो गज़ल लिखी है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना यार। तो वो उस कमेटी में भी थे, संविधान वाली। बहुत खूब। तो इस तरीके का काम करना। हाँ, इस तरह को हिस्टोरिक मतलब जो हिस्ट्री का कोई। ये बताइए, क्या ये बात सच है, जब हम लोग जितने भी कॉमिक रोल्स जो लोग करते हैं उनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं या जानते हैं, तो ऐसे पता चलता है कि ये दुनिया को हंसाते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से ये हैं बहुत संजीदा इंसान। ये गजब के इंटेलिजेंट हैं। इनको आप मूर्ख मत समझें, इसे जस्ट बिकॉज ही इज क्लाउनिंग अराउंड आप ये मत समझें कि ये मूर्ख हैं। दरअसल हंसाने वाला इंसान औरों के मुकाबले ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। हाँ, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि विट जो है वो बहुत इंटेलिजेंस से ही आता है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर किसी बात का कोई जवाब देना है तो विटी जवाब वो ही दे पाएगा जिसके पास और 4 ऑप्शन हैं, बट उसने सबसे इंटरेस्टिंग ऑप्शन चुना है और उसको वो जवाब दिया विद कॉमिक टाइमिंग उसने उसको एंटरटेनिंग और एंगेजिंग बनाया है। वो ऑप्शन चुना है। तो बाकी इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि बाकियों के पास वो ऑप्शन नहीं है, वो स्पेक्ट्रम ऑफ ऑप्शंस नहीं है। वो चूज कर रहा है क्योंकि वो इस एक बोरिंग नॉर्मल जनरल बात को भी इंटरेस्टिंग बना सकता है। तो उसके लिए थोड़ा इंटेलिजेंस तो चाहिए। बिल्कुल। आइए अब, क्योंकि हम एकदम आखिर में आ गए हैं इस इंटरव्यू के, तो थोड़ा सा कुछ और करो थिएटर के मिजाज से। और करो थिएटर की अच्छी बात यह है कि अभी उसके और बहुत सारे शोज लाइंड अप हैं। अच्छा। तो आप जहाँ पे अलग अलग शहरों में हम लोग अभी यहाँ दिल्ली, नोएडा, फिर गोवा, ये सब कर रहे हैं। और बाहर भी जाने का प्लान है, यूरोप भी जाने का प्लान है। तो जहाँ भी मौका मिले आप प्लीज़ देखिए उसको। और करो थिएटर तो गोपाल जी की कहानी है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ, जैसे इन्होंने बताया, तमाम लोग अपने अपने प्रोफेशन के हिसाब से उसका कुछ कुछ वर्जन बनाते रहते हैं। तो गोपाल जी, आपके सामने 3-4 लाइन जरा पत्रकारों के लिए मैं पेश करना चाहता हूं। अरे बिल्कुल जरूर। 40 के अधेड़ हो गए, जनता बोली भेड़ हो गए, इज्जत बेच के EMI पर अभी खरीदी कार, और बनो पत्रकार। अरे बहुत बढ़िया। ये आपने करेक्ट मीटर में लिखा है। हाँ? गाया, ये तो बिल्कुल गाया जा सकता है। गायबल है, गायबल है, गायबल है। अभी 4 ही लाइन लिखिए, आगे जब आपसे और मुलाकात होगी तो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो बिल्कुल। लेकिन आप लोगों को ये बता दें कि और करो थिएटर एक 90 मिनट का एक्सपीरियंस है, और उस 90 मिनट में और करो थिएटर तो सब लोग जानते हैं। लेकिन उसमें वो प्रोग्राम देखने के बाद एक ऐसा गाना था जो गोपाल जी ने गाया, उसमें मैं हंस हंस के लोटपोट हो गया, क्योंकि वो कहानी है एक शागिर्द की अपने गुरुजी के लिए, और उसका नाम ही है गुरुजी। तो मैं चाहूंगा आप ये कार्यक्रम जब हम खत्म करने जा रहे हैं, कुछ गुरुजी से संबंधित हो जाए, और जो उसमें आप ले लेने को बोलते हैं ऑडियंस को कि गुरुजी, वो काम मैं करूंगा। ठीक है, आइए। तो मैं हमेशा कहता हूँ वो गाना शुरू करने के पहले कि ये एक भजन है। हाँ। और नॉर्मल भजन नहीं है, ये पोस्ट मॉडर्न भजन विद अल्ट्रा मॉडर्न सिमिलीज। क्योंकि जमाना बदल चुका है, गुरु बदल चुके हैं, चेले भी बदल चुके हैं। हाँ। तो ताली वाली सेवा दें। हाँ, श्रद्धा वही है, पुरानी वाली, और
पूरा क्रू ताली गुरु, देगा। गुरु हाँ। और चेले का संवाद है। हाँ। ठीक है। तो ऐसे है कि आप तोप में गोला गुरुजी, आप तोप में गोला, आप सामान में झोला गुरुजी। आप तोप में गोला गुरुजी, आप तोप में गोला, आपके बल से मुझ में बल है, आपके बल से मुझ में बल है, आप में आज है मुझ में कल है, आप में आज है मुझ में कल है, आप 17 में 16 गुरुजी, आप तोप में गोला गुरुजी, आप तोप में गोला। बहुत खूब। इसमें एक और लाइन है, और वो लाइन है कि आप सांप में सपोला। आप सामने सपोला। मतलब हर परिस्थिति में हाँ। मेरा गुरु अगर घटिया है तो मैं उससे और ज्यादा घटी। ये कहाँ से आया है? ये एक्चुअली मैंने अपने सीनियर्स के लिए लिखा था। आज दौड़ा लेंगे आपको। हाँ, तो ये जो है भजन है। थरोली एंटरटेनिंग कॉन्वर्जेशन, बहुत मजा आया। आपके बारे में इतना जाना है, इतना देखा है। और करो थिएटर क्यों दिल में महसूस हुआ, और ये ख्वाहिश जगी हमारी टीम के मन में कि गोपाल दत्त जी को इंटरव्यू करना है, क्योंकि जो अपना मजाक नहीं उड़ा सकता, उसको, जो अपने आप को बहुत गंभीरता से लेता है, उसको जमाना गंभीरता से नहीं लेता। करेक्ट। तो जो आपने अपना मजाक उड़ाया और करो थिएटर में, वो अपने आप में प्रेरणा देता है। गोपाल जी, समय देने के लिए बहुत बहुत अरे थैंक यू, बहुत मजा आया, सच में बहुत मजा आया। थैंक यू। वाह, क्या बात है।